फ्लोरिडा मैन वेब सीरीज सीजन 1 एपिसोड नंबर 1। तो शुरुआत होती है जहाँ पर हम लोगों को एक माइक नाम का गैम्बलर दिखाया जाता है, मगर इस इंसान ने अब गैम्बलिंग छोड़ दी है और वो एक गैंगस्टर के लिए काम करने लगा। और ये करने का कारण भी यही है, इसका गैम्बलिंग खेलने के कारण इतना ज्यादा कर्जा हो गया था कि वो उस कर्जे को उतार नहीं पाया, जिस कारण से वो अब उस कर्जे को उतारने के लिए एक मॉस नाम के गैंगस्टर के लिए काम करने लगा है। और इस समय माइक एक स्टोर के अंदर आया हुआ है जहाँ पर वो एक दूसरे गैम्बलर को पकड़कर काफी ज्यादा डराता है। और वो इसको डराता इसलिए क्योंकि इस गिल नाम के गैम्बलर का भी माइक के बॉस मॉस का काफी सारा उधार बाकी है, और उसी उधार को वापस लेने के लिए माइक यहाँ पर गिल को डराने आया होता है। पर इसी के बाद ये सीन शिफ्ट हो जाता है और इसके बाद माइक सीधा जाकर अपनी एक्स वाइफ आयरिस से जाकर मिलता है। और आयरिस एक पुलिस ऑफिसर है और माइक की गलत हरकतों के कारण ही इन दोनों का आपस में डिवोर्स हो गया था। मगर अब माइक ने अपने सारे पुराने काम छोड़ दिए हैं और वो उस गैंगस्टर के लिए काम कर अपना कर्जा उतारने की कोशिश कर रहा है। और माइक दोबारा से चाहता है कि आयरिस उससे फिर से शादी कर ले, मगर आयरिस अभी इस सब के लिए तैयार नहीं है। दूसरी तरफ अब वो गिल उस गैंगस्टर मॉस के पास पहुंच जाता है और मॉस उसको बांध कर काफी ज्यादा टॉर्चर कर उससे अपना पैसा लेने की कोशिश करता है। मगर गिल के पास इस समय बिल्कुल भी पैसा नहीं है, जिस कारण से मॉस काफी ज्यादा गुस्सा होता है और वो उसे जान से मारने की धमकी दे देता है। अब इसी चीज से बचने के लिए गिल मॉस को एक बात बताता है, जिसमें वो बोलता है कि उसके पास पानी में डूबा हुआ काफी सारा सोना है, मतलब खजाना है। और गिल मॉस को बताता है कि उसने सारा सोना फ्लोरिडा में छुपा रखा है। मगर इसी के बाद मॉस अपनी गर्लफ्रेंड डेली को लेकर आज उसका बर्थडे होने के कारण उसे सेलिब्रेट करने के लिए एक रेस्टोरेंट चला जाता है, जहां वो अपनी गर्लफ्रेंड डेली को एक नेकलेस गिफ्ट देता है। मगर जब डेली वो नेकलेस अपने हाथ में लेकर उसे चेक करती है तो वो देखती है कि नेकलेस के ऊपर एक लड़की का बाल है। और अब ये देखते ही डेली समझ जाती है कि मॉस ये नेकलेस चोरी का खरीद कर लाया है और ये किसी और का है। इस चीज से डेली मॉस से काफी ज्यादा गुस्सा होकर वहां से चली जाती है। तो अब डेली के जाने के बाद मॉस माइक को कार की चाबी देकर ये बोलता है कि वो उसको सुरक्षित घर तक पहुंचा दे। और अब माइक के काफी मनाने के बाद डेली उसके साथ उसकी कार में बैठती है, पर अब वो घर जाने से मना कर देती है और वो दोनों तुरंत ही डेली के कहने के कारण एक क्लब चले जाते हैं दोबारा से पार्टी करने के लिए। मगर यहाँ पर डांस करते टाइम हम देखते हैं कि माइक डेली के काफी ज्यादा करीब आ जाता है और वो उसे किस कर देता है। मतलब ये दोनों पहले से ही काफी ज्यादा करीब हैं और रिलेशन में हैं। और अब अपनी पार्टी खत्म करने के बाद जिस समय वो दोनों घर निकल रहे होते हैं, तो रास्ते में ही डेली माइक को बोलती है कि उन दोनों को मॉस से बचकर इस जगह को छोड़कर यहाँ से काफी दूर चले जाना चाहिए। इसका मतलब डेली भी मॉस के साथ बिल्कुल भी नहीं रहना चाहती और माइक की मजबूरी है उसको अपना उधार जो मॉस के ऊपर है, उसके ऊपर जो उधार है जो मॉस का है, वो उतारने के लिए वो उसके लिए काम कर रहा है। और वो उधार इतना ज्यादा है कि वो अपनी जिंदगी भर भी काम करे तब भी शायद वो ये उधार नहीं उतार पाएगा। तो माइक डेली से पूछता है कि वो लोग भागकर कहाँ जाएंगे, तो डेली उसे बताती है उन लोगों को फ्लोरिडा जाना चाहिए। अब फ्लोरिडा का नाम सुनते ही माइक साफ साफ मना कर देता है, क्योंकि माइक फ्लोरिडा से है और वो वहां से कुछ लोगों से बचकर ही यहाँ पर अपनी जान बचाकर आया था और वो दोबारा से फ्लोरिडा किसी भी कीमत पर नहीं जाएगा। तो वो डेली को साफ साफ मना कर देता है। तो इसी के बाद माइक डेली को घर छोड़कर अपने अपार्टमेंट वापस आ जाता है और रात को सो जाता है। मगर सुबह होते ही माइक के पास मॉस का कॉल आता है और वो अर्जेंट ही उसको अपने पास बुलाता है। और अब जब माइक मॉस के पास पहुंचता है तो मॉस उसे बताता है कि डेली यहाँ से भाग गई है। और वो माइक से जानने की कोशिश करता है कि कल रात जब वो उसको घर ड्राइव करने गया था तो डेली ने उसको क्या बोला। मगर माइक इस बार उसको झूठ बोल देता है कि डेली ने उसको ऐसा कुछ भी नहीं बोला, उसने चुपचाप उसको घर ड्रॉप किया और वो अपने घर चला गया। तो अब मॉस बताता है कि डेली भागकर फ्लोरिडा गई है और उसको ये बात इसलिए पता होती है क्योंकि उसने लास्ट ही नाइट डेली को एक BMW गिफ्ट करी है और डेली यहाँ से उसी BMW को लेकर भागी है, जिसका एक चालान हुआ है, जो चालान फ्लोरिडा में हुआ है। इसका मतलब वो फ्लोरिडा गई है। तो अब मॉस माइक को ये ऑर्डर देता है कि वो जाकर फ्लोरिडा से डेली को ढूंढकर वापस लेकर आए। मगर फ्लोरिडा का नाम सुनते ही माइक दोबारा से मना कर देता है कि वो वहाँ पर बिल्कुल भी नहीं जाएगा। मगर माइक मॉस की फीलिंग्स देखकर जो डेली के लिए है, डेली को ढूंढने फ्लोरिडा जाने के लिए हाँ कर देता है। मगर वो इसके बदले मॉस से काफी ज्यादा पैसे डिमांड करता है, जिसके लिए ना चाहते हुए भी मॉस भी इस चीज के लिए मान जाता है। तो सारी तैयारी कर माइक फ्लाइट लेकर सीधा ही फ्लोरिडा पहुंच जाता है। यहाँ पर वो अपने लिए एक गन का जुगाड़ करने के लिए एयरपोर्ट से ही एक गन चोरी कर लेता है। अब फ्लोरिडा में वो
एक छोटे से मोटेल में एक छोटा सा रूम ले लेता है, जिस मोटेल को एक ब्लैक कपल चलाता है। और जब माइक अपने रूम में जाकर उस गन वाले बैग को खोलता है तो वो देखकर हैरान रह जाता है, क्योंकि ये गन एक पुलिस शेरिफ की होती है, जो खुद भी इस देश में दूसरे देश से घूमने आया होता है अपनी फैमिली के साथ, और उसने एयरपोर्ट से किसी और की नहीं, एक पुलिस ऑफिसर की ही गन चोरी कर ली। फ्लोरिडा आते ही माइक सबसे पहले वहाँ के एक बीच पर घूमने के लिए जाता है, जहाँ वो समुद्र में देखता है कि एक लड़की डूब रही है पानी में। तो वो तुरंत ही उसको बचाने के लिए पानी के अंदर कूद जाता है और वो उसको बचाकर बाहर ले आता है। मगर जैसे वो लड़की बाहर आती है तो वो माइक के ऊपर ये इल्जाम लगा देती है कि वो उसका फायदा उठाने की कोशिश कर रहा था, और वो सबको बताती है कि उसी ने उसका पानी के अंदर टॉप निकाल दिया, मगर माइक ने ये सब उसको बचाने के लिए किया था। तो अब माइक दोबारा से पानी में उस लड़की का टॉप लेने के लिए कूद जाता है, मगर जिस टाइम वो टॉप लेता है उसी टाइम एक शार्क आकर उसके पैर पर अटैक कर देती है, और ये चीज वहाँ पर मौजूद सभी लोग अपने फोन से रिकॉर्ड करते हैं। इसके बाद जब माइक की आंखें खुलती हैं तो वो अपने आप को एक हॉस्पिटल में पाता है, जहाँ उसके सामने उसकी सिस्टर पैक्सी बैठी होती है, क्योंकि फ्लोरिडा में उसकी पूरी फैमिली रहती है। मगर पैक्सी को माइक के बारे में न्यूज के थ्रू पता चला, क्योंकि जिस समय वो पानी में कूदा था और उसके ऊपर शार्क ने अटैक किया था, लोगों ने वो वीडियो बनाकर वायरल कर दी, और वही वीडियो लोकल न्यूज के अंदर भी चलाई गई, जिस कारण से पैक्सी को पता चला कि उसका भाई दोबारा से फ्लोरिडा आया है। और उसी के बाद वो मिलने माइक से यहाँ आ गई। माइक का और इसकी सिस्टर पैक्सी का आपस में रिलेशन काफी अच्छा है, और ये दोनों ही एक दूसरे की काफी ज्यादा केयर भी करते हैं। अब इसी के बाद माइक एक फेक आईडी बनाता है, जिसमें वो खुद को एक इंश्योरेंस एजेंट बनाता है, और वो यही आईडी लेकर लोकल पुलिस स्टेशन पहुंच जाता है, जहाँ पर उसकी मुलाकात पुलिस ऑफिसर एंडी से होती है। और एंडी माइक को देखकर ही पहचान लेते हैं कि ये सनी का बेटा माइक है। असलियत में सनी माइक के डैड हैं, और ऑफिसर एंडी को जिस इंसान ने ये जॉब दी थी वो सनी थे। मतलब पहले माइक के डैड सनी भी इसी स्टेशन के अंदर पुलिस ऑफिसर थे, तो एंडी को जॉब देने वाला और कोई नहीं, वो सनी ही थे। तो इस कारण से एंडी सनी की काफी ज्यादा रिस्पेक्ट करता है। पर माइक ऑफिसर एंडी से ये बात पता करने की कोशिश करता है कि वो यहाँ पर एक लड़की को ढूंढता हुआ है जिसका नाम डेली है, क्योंकि उसका इंश्योरेंस खत्म हो गया है और उसे उससे दोबारा से इंश्योरेंस लेना है। तो वो चाहता है कि क्या वो उसको उस लड़की के बारे में चेक कर बता सकते हैं कि वो इस समय कहाँ है। मगर एंडी इस मामले में माइक की कुछ खास मदद नहीं कर पाते हैं। तो इसी के बाद दोबारा से माइक अपनी सिस्टर पैक्सी के घर आ जाता है डिनर करने के लिए, और अब डिनर करने के बाद पैक्सी और माइक एक साथ कुछ टाइम बिताते हैं, जहाँ पैक्सी अपने भाई माइक से सच सच पूछती है कि वो यहाँ पर किस लिए आया है। तो माइक दोबारा से झूठ बोलता हुआ बोल देता है कि वो यहाँ पर किसी बिजनेस के लिए आया है। मगर पैक्सी ये बात अच्छे से समझती है कि माइक यहाँ पर किसी और काम से आया है और वो उससे झूठ बोल रहा है। तो पैक्सी के दोबारा से सच पूछने पर माइक उसे बता देता है कि वो यहाँ पर एक लड़की को ढूंढने आया है, और अगर वो उसको नहीं ढूंढ पाया तो उसकी जान खतरे में आ जाएगी, क्योंकि जो लोग उसको ढूंढ रहे हैं वो काफी ज्यादा खतरनाक है। मगर उसको अभी तक उसका कोई भी सुराग नहीं मिला है। तो पैक्सी माइक को बताती है कि उसको उस लड़की को ढूंढने के लिए किसी एक्सपर्ट की मदद लेनी चाहिए, और वो एक्सपर्ट और कोई नहीं उन्हीं के डैड सनी है। तो माइक ना चाहते हुए भी इस चीज की मदद लेने के लिए अगले ही दिन अपने डैड के पास पहुंच जाता है, और माइक के डैड इस समय एक बीच पर अपना खुद का एक रेस्टोरेंट चलाते हैं, और सनी भी माइक को काफी समय बाद देखकर काफी खुश होते हैं। मगर इन दोनों का आपस में रिलेशन इसी टाइम समझ में आ जाता है कि कुछ खास नहीं है, और माइक किसी भी कीमत पर अपने डैड के साथ नहीं रहना चाहता है, क्योंकि माइक के डैड काफी ज्यादा इलीगल काम भी करते हैं और वो एक शरीफ आदमी बिल्कुल भी नहीं है। अब माइक अपने डैड सनी को उस लड़की के बारे में बताता है, और वो उनसे कुछ हेल्प लेने की कोशिश करता है, मगर उसके डैड उसे इनडायरेक्टली साफ मना कर देते हैं इस काम के लिए। तो माइक भी वहाँ से चुपचाप वापस चला जाता है। दूसरी ओर वो पुलिस ऑफिसर जिसकी गन माइक ने चोरी कर ली थी, वो अपनी गन चोरी होने के कारण काफी ज्यादा परेशान होने लगता है, और उसकी फैमिली का और उसका पूरा वेकेशन ही इस कारण से खराब होने लगता है, क्योंकि उसको किसी भी कीमत पर एक गन चाहिए। यहाँ माइक को काफी दिन हो चुके हैं, मगर अभी तक डेली का उसको कोई भी सबूत नहीं मिलता है। पर उसी दिन माइक के पास दोबारा से ऑफिसर एंडी का फोन आता है, और वो उसको अपने पास मिलने के लिए बुलाते हैं, जहाँ वो उसको अब बताते हैं कि वो उसको ऑफिस के अंदर ये सारी चीजें नहीं बता सकता था, मगर अब उसने उस कार का पता लगा लिया है जिस कार का चालान हुआ था, और इस समय वो कार एक सेलर के पास सेल होने के लिए खड़ी है। मतलब डेली ने वो BMW कार
फ्लोरिडा आते ही एक इंसान को बेच दिए। और एंडी ये सब कुछ केवल माइक के डैड की इज्जत के लिए कर रहा है, क्योंकि उन्हीं ने उसको ये पुलिस की जॉब दी थी और वो उसके डैड की काफी ज्यादा इज्जत करता है। मगर एंडी ये भी चाहता है कि माइक कुछ गलत ना करे। अब इसी के बाद माइक तुरंत ही उस सेलर के पास पहुंच जाता है जहाँ पर वो BMW खड़ी होती है, और वो वहाँ पर उसको खरीदने की कोशिश करता है, जिस कारण से वो जब कार के अंदर बैठता है तो उस कार के अंदर एक बिल मिलता है जिसमें कुछ सामान खरीदा गया होता है। और हो ना हो ये डेली ने ही कुछ सामान कहीं से खरीदा होगा जिसका ये बिल होगा। तो माइक वो बिल लेकर वापस घर आ जाता है, और जब वो बिल पर रखे लॉन्ज का नाम गूगल कर देखता है तो वो लॉन्ज वहीं पर पास में ही होता है, और शायद डेली ने वहीं पर जाकर कुछ सामान खरीदा होगा। पर उसी टाइम माइक के पास उसकी एक्स वाइफ आयरिस का कॉल आता है। तो अब आयरिस माइक को बताती है कि उन लोगों को आज एक गटर के अंदर एक बॉडी मिली है, और वो बॉडी किसी और की नहीं, गिल की है। और उन लोगों को जांच पड़ताल से पता चला है कि गिल के ऊपर मॉस का काफी ज्यादा उधार बाकी था, और उन लोगों को पूरी तरह से शक है कि उसको मरवाया किसी और ने नहीं, मॉस नहीं है। तो आयरिस माइक से इस बारे में कुछ पता लगाने की कोशिश करती है, क्या वो भी इस बारे में कुछ जानता है। मगर माइक आयरिस को झूठ बोल देता है कि वो इस बारे में कुछ भी नहीं जानता है। जब आयरिस माइक से ये पता लगाती है कि वो इस समय कहाँ है, तो माइक उसको साफ साफ बता देता है कि वो इस समय फ्लोरिडा किसी काम से आया हुआ है। अब इसके बाद माइक सीधा ही उस लॉन्च तक पहुंच जाता है जहाँ से डेली ने कुछ सामान खरीदा था, और वो कुछ ही देर बाद नोटिस करता है कि वहाँ पर दोबारा से डेली एक आदमी के साथ आती है और कुछ सामान खरीद कर वहाँ से वापस चली जाती है। लेकिन अब डेली को देखकर माइक दोबारा से मॉस को कॉल करता है। अब वो कॉल कर मॉस को बोलता है कि डेली को ढूंढना काफी ज्यादा मुश्किल है, और अगर अब वो चाहता है कि वो उस डेली को ढूंढे तो उसको उसके ऊपर लगा हुआ सारा उधार माफ करना होगा। और अगर वो डेली को ढूंढ लेता है और उसके पास ले आता है तो अब दोबारा से वो उसके लिए काम भी नहीं करेगा। तो अब ना चाहते हुए भी मॉस को डेली के लिए हाँ करना पड़ता है। मतलब अब अगर माइक डेली को मॉस के पास ले जाता है तो वो पूरी तरह से आजाद हो जाएगा। अब माइक डेली की कार का पीछा करते हुए वहां तक पहुंच जाता है जहाँ पर इस समय डेली उस लड़की के साथ एक छोटे से किराए के घर के अंदर रह रही होती है। अब जिस समय माइक उस घर के बाहर होता है तो वो सुनता है कि डेली के रूम से 2 गोलियां चलने की आवाज आई। तो वो जल्दी से जाकर उस रूम के अंदर देखता है जहाँ पर डेली होती है। मगर अब वो देखता है कि डेली अपने बेड पर मरी हुई पड़ी है, और शायद उसको किसी और ने नहीं, उसी लड़के ने गोली मारी होगी, और वो यहाँ से भाग गया है। अब माइक डेली के मरने से काफी ज्यादा दुखी भी होता है, क्योंकि माइक का भी डेली के साथ काफी अच्छा रिलेशन था। पर अब पुलिस का सायरन सुनकर माइक खुद भी वहाँ से जल्दी से भाग जाता है। मगर माइक के वहाँ से निकलते टाइम हम देखते हैं कि उसके ऊपर एक आदमी ने नजर रखी हुई है, और वो माइक को वहाँ से निकलता देख सीधा ही उसके डैड सनी को कॉल कर ये बात बताता है। इसका मतलब माइक के डैड सनी उसके ऊपर नजर रख रहे हैं। अब अपने मोटेल रूम में आकर माइक को देखकर साफ पता चल रहा होता है कि डेली की मौत से वो भी काफी ज्यादा अंदर से बुरा फील कर रहा है। मगर माइक ये बात मॉस को नहीं बताता है कि डेली मर चुकी है। अब सुबह ही ऑफिसर एंडी उस जगह पर पहुंचते हैं जहां पर डेली की मौत हुई थी, क्योंकि इस जगह की मालिक ने रात को कुछ गोलियां चलने की आवाज। मगर यहाँ पर एंडी को किसी भी तरह की कोई भी बॉडी नहीं मिलती है। मतलब एंडी की बॉडी यहाँ पर नहीं होती है, और पुलिस को यहाँ पर केवल इसलिए बुलाया गया है क्योंकि ओनर को यहाँ पर कुछ गोलियां चलने की आवाज सुनी गई। और अब यहाँ पर हम सब भी कंफ्यूज हो जाते हैं, क्योंकि लास्ट ही नाइट यहाँ पर डेली का मर्डर हुआ था, और अब यहाँ पर किसी की भी कोई भी बॉडी तक नहीं है। और यहाँ पर पुलिस केवल गोली चलने की आवाज के कारण आई है। घर के मालिक एंडी को ये बताते हैं कि उसने यहाँ से एक आदमी को गन के साथ भागते हुए देखा था, और वो उसका स्केच भी बनवा सकती है, और इस औरत ने किसी और को भागते हुए नहीं, माइक को ही यहाँ से भागते हुए देखा था। तो ऑफिसर उस औरत को स्केच बनवाने के लिए भेज देते हैं। इधर अब दोबारा से माइक जाकर अपने डैड सनी से मिलता है, और वो उनसे ये बात पता लगाने की कोशिश करता है कि क्या उनको कल रात हुए उस इंसिडेंट के बारे में पता है जिसमें एक लड़की की मौत हुई थी। क्योंकि माइक भी काफी ज्यादा हैरान है कि एक इतनी बड़ी घटना हुई है और किसी भी न्यूज़पेपर में या न्यूज टीवी पर उसकी कोई भी न्यूज नहीं आ रही है। मगर इसी समय पे सनी माइक को ये बात भी बताते हैं कि उसको इस सब से दूर रहना चाहिए, और वो पहले से ही जानते हैं कि माइक उस जगह पर गया था। और अब माइक को भी समझ में आ जाता है कि सनी ने उनका एक आदमी उनकी जासूसी करने के लिए उसके पीछे लगा रखा है। और सनी माइक को इस बात की गहराई समझाने की कोशिश करते हैं कि अगर पुलिस इन्वेस्टिगेशन होती है तो उसके फंसने के चांस काफी ज्यादा हैं। मगर माइक को तो इस समय ये नहीं समझ में आ रहा है कि डेली की बॉडी असलियत में चली कहाँ गई, क्योंकि उसने अपनी आंखों से डेली को मरा हुआ देखा था। और अब पुलिस का कहना है कि वो वहाँ पर केवल गोली चलने के कारण गई थी। फिर इसी के बाद माइक सीधा उस लॉन्च तक जाता है जहाँ पर डेली उस लड़के के साथ जरूरत
का सामान खरीदने जाया करती थी, पर यहाँ पर भी उसको उस लॉन्च से कुछ खास जानकारी नहीं मिलती है। मगर यहीं पर लगे हुए टीवी न्यूज में वो ये देखता है कि टीवी के ऊपर वही आदमी दिखाया जा रहा है जिसको उसने दिल्ली के साथ देखा था, और न्यूज से उसे पता चलता है कि वो एक एम्बुलेंस ड्राइवर था जो कि लास्ट ही नाइट एक एक्सीडेंट में काफी ज्यादा जख्मी हो गया है, और उसकी उस एम्बुलेंस पर अटैक करने वाला इंसान जेल से भागा हुआ एक कैदी था, और उस कैदी की टक्कर के कारण उस एम्बुलेंस ड्राइवर की हालत काफी ज्यादा खराब है और वो हॉस्पिटल में है इस समय। अब माइक दोबारा से उस एम्बुलेंस का पता लगाने के लिए एक और फेक आईडी बनाता है, जिसमें अब वो पेंटागन का एक ऑफिसर बन जाता है, और वो जाकर सीधा ही अब उस रिपोर्टर से मिलता है जिस एक रिपोर्टर ने ये एम्बुलेंस की न्यूज टीवी पर दिखाई थी। अब जब माइक उस रिपोर्टर को अपनी वो आईडी दिखाता है जिसमें वो पेंटागन का एक ऑफिसर खुद को दिखा रहा होता है, तो ये देखकर वो रिपोर्टर भी माइक से बात करना शुरू कर देती है, और अब माइक बातों ही बातों में उस रिपोर्टर का फायदा उठाते हुए उसे बोलता है अगर वो चाहे तो वो उसके लिए पेंटागन में होने के कारण काफी सारी एक्सक्लूसिव न्यूज उसको दिलवा सकता है, मगर उसके बदले में वो चाहता है कि उसको उस एम्बुलेंस की पूरी रॉ वीडियो चाहिए जो लास्ट नाइट हुआ है। तो इसके लिए वो रिपोर्टर मान जाती है और वो उसको कुछ ही टाइम बाद वो वीडियो सेंड करने के लिए बोल देती है। अब इसी के बाद माइक की एक्स आयरिस दोबारा से उसके पास कॉल करती है और वो उसे बताती है कि इस समय वो फ्लोरिडा के अंदर है, और उन लोगों को गिल की जांच पड़ताल के बाद पता चला है कि गिल के पास भी फ्लोरिडा के अंदर एक प्राइवेट बोट थी, और अब आयरिस को माइक के ऊपर शक होता है कि कहीं उसका भी गिल के साथ कोई लेना देना तो नहीं है। मगर माइक आयरिस को विश्वास दिलाता है कि उसका गिल के साथ कोई भी लेना देना नहीं है और वो यहाँ पर किसी और काम से आया। मगर आयरिस के दिमाग में अब ये शक बैठ जाता है कि माइक वहाँ पर असलियत में करने क्या गया है, क्योंकि माइक केवल ये बता रहा है कि वो वहाँ पर किसी काम से गया है, और वो ये नहीं बता रहा है कि वो काम क्या है। दूसरी तरफ ऑफिसर एंडी को उस औरत का बनाया हुआ वो स्केच पे मिल जाता है जिसमें उसने उस इंसान की फोटो बनवा दी है जिसको उसने उस समय गन के साथ वहाँ से भागते हुए देखा था, और वो फोटो देखते ही एंडी को पता चल जाता है कि ये कोई और नहीं सनी का बेटा माइक है, जो उस दिन उसके पास उसी लड़की के बारे में पता लगाने आया था जो उस समय उस घर के अंदर रह रही थी। अब एंडी सीधा ही वो स्केच लेकर सनी के पास पहुंचता है, और अब वो सनी को माइक का वो स्केच दिखाते हुए पूछता है कि आपका बेटा माइक है, और उस जगह पर जहाँ पर वो फायरिंग हुई थी उस जगह पर माइक के होने की बात वहाँ के ओनर बोल रही है। मगर सनी एंडी की सारी बातों को नकारता हुआ ये बात बोल देता है कि ये केवल माइक के जैसा दिखने वाला कोई आदमी है। मगर ऑफिसर एंडी को ये बात साफ समझ में आ रही होती है कि सनी इस बारे में साफ साफ झूठ बोल रहे हैं, तो अब एंडी भी सनी को ये बात साफ साफ बोल देता है कि वो उसकी काफी ज्यादा रिस्पेक्ट करता है, पर वो उसके गलत कामों में एक हद तक ही चुप रहेगा। दूसरी ओर माइक को भी अब उस रिपोर्टर की भेजी हुई वो एम्बुलेंस की वीडियो मिल जाती है, जिसमें जब वो पूरी वीडियो चेक करता है तो वो देखता है कि एम्बुलेंस के अंदर जिस समय एक्सीडेंट हुआ था उस समय दिल्ली की बॉडी थी ही नहीं, वो एम्बुलेंस एकदम खाली थी। तो अब ये वीडियो देखते ही माइक को साफ साफ समझ में आ जाता है कि दिल्ली को मारने वाले कोई नॉर्मल लोग नहीं थे, वो लोग प्रोफेशनल थे जिन लोगों ने उसकी बॉडी को भी वहाँ से गायब कर दिया है। अब माइक सीधा ही मॉस के पास कॉल करता है और वो उसे गुस्से में बोलता है कि ये सारी चाल उसकी है, उसी ने यहाँ पर दिल्ली को मरवा दिया है और उसको फंसाने के लिए उसने उसको दिल्ली को ढूंढने के लिए यहाँ भेजा है। मगर ये बात सुनकर मॉस भी थोड़ा गुस्सा होता है और वो बोलता है उसने ऐसा कुछ भी नहीं करवाया है और वो तो दिल्ली से काफी ज्यादा प्यार करता था और वो उसको केवल ढूंढ कर वापस अपने पास लाना चाहता था। मगर जैसे ही माइक अपने रूम पहुंचता है तो वो अपने सामने देखकर काफी ज्यादा शॉक रह जाता है, क्योंकि उसके सामने इस समय उसी के रूम के अंदर दिल्ली होती है जो उसी का वेट कर रही होती है। अब दिल्ली को देखते ही माइक मॉस का कॉल काट देता है और इसी पॉइंट पर एपिसोड नंबर 1 फिनिश हो जाता है। एपिसोड नंबर 2 तो एपिसोड नंबर 2 शुरू होता है जहाँ पर हमें दिल्ली को पास्ट में दिखाया जाता है, जिस समय वो मॉस को छोड़कर वहाँ से BMW लेकर भाग जाती है और सीधा फ्लोरिडा आ जाती है। मगर जिस समय दिल्ली फ्लोरिडा पहुँचती है तो वो कुछ ही टाइम बाद माइक को उसकी सिस्टर पैक्सी के साथ देख लेती है और वो समझ जाती है कि माइक उसको ढूंढने ही यहाँ पर आया है मॉस के कहने पर। इसी के बाद दिल्ली ये प्लान बना लेती है किस तरह से माइक को धोखा देकर ये साबित करेगी कि वो मर चुकी है, क्योंकि मॉस से बचने का उसके पास केवल यही तरीका है कि वो खुद को मरा साबित कर दे। तो अपनी इसी प्लानिंग को पूरा करने के लिए दिल्ली एक क्लब जाती है जहाँ पे उसकी मुलाकात उसकी एम्बुलेंस ड्राइवर से होती है और वो उस इंसान को भी इस प्लान में शामिल कर लेती है। और इस चीज में दिल्ली की पूरी तरह से वो एम्बुलेंस ड्राइवर मदद करता है, क्योंकि उसको मेडिकल की काफी अच्छी नॉलेज होती है, जिसमें वो उसके लिए फेक ब्लड इस तरह के इंसुलिन का जुगाड़ कर देता है जिससे दिल्ली धड़कने काफी ज्यादा स्लो हो जाती है। और वो अपने इस प्लान को अच्छी तरह से अंजाम भी दे देते हैं, जिसमें माइक पूरी तरह से विश्वास हो जाता है कि दिल्ली मर चुकी। मगर माइक के जाते ही जैसे
जैसे वो एम्बुलेंस ड्राइवर डेली को अपनी एम्बुलेंस में डालकर वहाँ से ले जाने लगता है, उसी टाइम वो जेल से भागा हुआ कैदी एक कार से उस एम्बुलेंस को जोरदार टक्कर मारता है, जिसमें एम्बुलेंस ड्राइवर की हालत काफी ज्यादा खराब हो जाती है। लेकिन डेली ये सब देखकर वहाँ से अपनी जान बचाकर भाग जाती है और इस एम्बुलेंस के एक्सीडेंट के कारण ही डेली का सारा प्लान फेल होता दिखता है उसे, जिस कारण से डेली खुद ही चलकर माइक के पास आ जाती है। और अब हम दोबारा से प्रेजेंट टाइम में आ जाते हैं। अब डेली का सारा प्लान फेल होने के बाद माइक को ये पूरी बात सब कुछ सच सच बता देती है कि किस तरह से उसने ये प्लानिंग करी थी। और अब डेली के पास बिल्कुल भी पैसा और रहने की जगह भी नहीं है, जिस कारण से उसको माइक के पास आना पड़ा। और अब डेली माइक को ये भी बताते हैं कि अगर वो उसको दोबारा से मॉस के पास ले गया तो इस बार मॉस उसको जरूर जान से मार देगा। और माइक ऐसा बिल्कुल भी नहीं चाहता है। अब दोबारा से माइक मॉस को फोन कर ये बात बताता है कि उसकी गर्लफ्रेंड मर चुकी है और अब ये बात 100% क्लियर है। तो अब मॉस ये बात सुनकर माइक को दोबारा से वापस आने के लिए बोल देता है, लेकिन माइक ये बात सुनकर साफ साफ मना करता है, क्योंकि उन दोनों की डील हुई थी कि अगर वो डेली को ढूंढ लेता है तो उसका कर्जा माफ हो जाएगा और वो दोबारा से उसके लिए कभी काम नहीं करेगा। लेकिन मॉस अब दोबारा से चालाकी कर देता है और वो उसे बताता है कि उन दोनों की डील ये हुई थी कि अगर वो उसकी गर्लफ्रेंड को जिंदा वापस लेकर आता है तो उसका कर्जा माफ हो जाएगा, मगर अब उसकी गर्लफ्रेंड मर चुकी है तो उसको दोबारा से उसके पास आकर काम करना होगा और अपना कर्जा उतरने तक उसका ही काम करते रहना होगा। अब इस चीज से माइक बिल्कुल भी खुश नहीं होता है, मगर साथ समय माइक और मॉस ये सारी बातें फोन पर कर रहे हो, उसी समय दूसरे कमरे को क्लीन करते हुए उस मोटेल के ऑनर की वाइफ ये सारी बातें सुन लेती है और वो समझ जाती है कि माइक कोई आम इंसान नहीं है, ये काफी टेढ़ा इंसान है। वापस आने पर माइक डेली को साफ साफ बताता है कि उसको यहाँ से कहीं दूर चले जाना चाहिए और वो वापस मॉस के पास जा रहा है। और उसका ये ड्रामा अब जिंदगी भर कंटिन्यू रहेगा कि वो मर चुकी है, क्योंकि वो किसी को भी कुछ भी सच नहीं बताने वाला। मगर अब डेली माइक को बताती है गिल ने मॉस को बताया था एक स्पेनिश शिप के बारे में जो डूब गया था, उसके अंदर काफी सारा खजाना था, मगर गिल ने किसी तरह से उस डूबे हुए शिप को ढूंढ लिया था और उसके अंदर का खजाना भी उसको मिल गया, जो उसने फ्लोरिडा में यहीं पर कहीं ना कहीं छुपा रखा है। और ये बात सुनकर मॉस ने भी अपना एक आदमी गिल के कहने के बाद उस जगह पर ढूंढने के लिए भेजा था। यहाँ पर गिल ने अपना सारा खजाना एक ट्रक के अंदर रखकर खड़ा कर रखा था, मगर मॉस के आदमी को वहाँ पर वो ट्रक नहीं मिला, जिस कारण से मॉस ने गिल को उसी टाइम जान से मार दिया। और डेली भी उसी ट्रक के लिए यहाँ पर आई है और जिस समय ये सारी बातें हो रही थी डेली ने ये सभी बात सुन ली थी, जिसके बाद वो सीधे यहाँ फ्लोरिडा आ गई उस खजाने को ढूंढते हुए। और उसे भी लगता है कि गिल का खजाना आसपास ही फ्लोरिडा में ही कहीं पर है जो उन लोगों को ढूंढना चाहिए। मगर माइक को ऐसा लगता है कि गिल एक गैम्बलर था और उसने अपनी जान बचाने के लिए केवल मॉस से ये सब बोला होगा, मगर डेली को साफ साफ लगता है कि खजाना जरूर यहीं कहीं है और वो माइक की हेल्प चाहती है वो खजाना ढूंढने में, क्योंकि अगर उन लोगों को खजाना मिल जाता है तो उन लोगों को जिंदगी में कभी मॉस के पास लौटकर वापस नहीं जाना पड़ेगा और वो पूरी दुनिया में कहीं भी जाकर अपनी जिंदगी अच्छे से जी पाएंगे। तो अब माइक भी इस कंडीशन पे एग्री हो जाता है कि वो लोग एक बार गिल का वो खजाना ढूंढने की कोशिश करेंगे। अगर उन लोगों को वो खजाना मिलता है तो ठीक है, वरना वो दोनों अपने अपने रास्ते निकल जाएंगे, जिसमें माइक मॉस के पास चला जाएगा और डेली यहाँ से कहीं दूर निकल जाएगी। और अब माइक डेली को ये बात बताता है कि उसको पता चला है कि गिल की एक प्राइवेट बोट इस जगह पर है, शायद उन लोगों को उसकी प्राइवेट बोट के अंदर कुछ मिल जाए। और साथ में जब तक इन दोनों का अब काम पूरा नहीं हो जाता है डेली माइक के साथ इसी होटल में एक साथ रहेगी। दूसरी तरफ इंस्पेक्टर आयरीन गिल की मौत के इन्वेस्टिगेशन की रिपोर्ट अपनी बॉस को देती है, जिसमें वो बताती है कि उन लोगों का शक मॉस के ऊपर है, मगर जिस समय गिल की मौत हुई थी उस समय मॉस अपनी गर्लफ्रेंड के साथ एक पार्टी के अंदर था। इस चीज का उसके पास गवाह भी है, मगर अभी तक उसकी गर्लफ्रेंड मिल नहीं पा रही है और उनको पता नहीं चल पा रहा है कि वो कहाँ पर है। दूसरी तरफ अब ऑफिसर एंडी दोबारा से जाकर माइक से मिलते हैं और वो उससे ये बात पता लगाने की कोशिश करते हैं कि जिस समय उस घर के अंदर गोलियां चली थी उस रात को वो कहाँ पर था। तो वो एंडी को बताता है कि वो उस समय अपने इस मोटेल के रूम में ही था, क्योंकि इंस्पेक्टर एंडी अभी तक उसी केस को इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं जिसमें डेली ने खुद को जान से मारने की प्लानिंग करी थी। मगर एंडी को नहीं पता है कि वो एक झूठी प्लानिंग थी और वो अभी तक उसको सच समझकर उसको इन्वेस्टिगेट किए जा रहे हैं। और इससे पहले एंडी की बात पूरी होती वहीं पर एंडी डेली को भी माइक के साथ देख लेते हैं, जिससे वो काफी ज्यादा चौंक जाते हैं, क्योंकि वो जिस लड़की की मौत की इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं वो लड़की माइक के साथ ही है। तो उनको ये देखकर कुछ भी समझ में नहीं आता है कि ये सब क्या चल रहा है। दूसरी तरफ उस मोटेल की ओनर की वाइफ जो माइक को फोन पर मौत से बात करते हुए सुन लेती है, वो सीधा जाकर ये सारी बातें अपने हस्बैंड को बताती है और वो बोलती है कि उन लोगों को माइक को इस होटल से निकाल देना चाहिए, क्योंकि वो उसको ठीक आदमी नहीं लग रहा है और वो उन लोगों को फंसवा सकता है। मगर वो हस्बैंड अपनी वाइफ को ये बात समझाता है कि माइक उन लोगों को इस सब के अच्छे दाम दे रहा है और उन लोगों को चुप रहकर अपने पैसों से मतलब रखना चाहिए, उसे माइक के कामों से कोई मतलब नहीं है। पैसों के लिए उसकी वाइफ भी अपना मुंह बंद रखती है। दूसरी तरफ वो ऑफिसर जिसके
जिसकी माइक ने एयरपोर्ट से गन चुरा ली थी, वो अब एक गन खरीदने के लिए फ्लोरिडा की एक मार्केट में जाता है, जहाँ वो एक गन खरीदने की कोशिश करता है, मगर वहाँ से उसको कोई भी बेचने से मना कर देता है, क्योंकि सबको पता होता है कि ये एक पुलिस ऑफिसर है। मगर वहाँ से बाहर निकल रहा था, उसी टाइम उसे एक छोटा बच्चा एक गन लाकर बेच देता है। तो छोटे बच्चे को वो गन ऐसे ही कहीं पर पड़ी हुई मिली होती है। मतलब अब ये ऑफिसर ने एक इलीगल गन खरीद ली है, वो भी दूसरे देश में। यहाँ माइक और डेली अब उस बोट तक पहुंच जाते हैं पर गिल की वो प्राइवेट बोट खड़ी होती है। और यहाँ पर माइक जब वहाँ के उस बोट की देखभाल करने वाले इंसान से गिल की उस बोट की चाबी लेने की कोशिश करता है, वो बंदा माइक को चाबी देने से साफ साफ मना कर देता है, क्योंकि वो किसी भी बंदे अपने क्लाइंट की बोट की चाबी नहीं दे सकता। तो अब माइक उसको डराने के लिए उसके बाल पकड़कर उससे जबरदस्ती वो चाबी ले लेता है, जिस कारण से वो डर कर उसे चाबी दे देता है। लेकिन बोट के अंदर उन दोनों को कोई खास चीज नहीं मिलती है जिससे उन्हें पता चल सके कि गिल ने असलियत में खजाना कहाँ छुपा रखा है। इन डेली को अभी भी ऐसा लगता है कि खजाना है और उन लोगों को और ज्यादा ढूंढना चाहिए उस खजाने को, क्योंकि डेली ने अभी तक जो भी कुछ किया वो सब कुछ उस खजाने के लिए ही किया है और वो लोग इतनी जल्दी से हार मानकर वापस नहीं जा सकते। तो अब माइक डेली की ये बात सुनकर दोबारा से मॉस को कॉल कर देता है और अब वो उसको बेवकूफ बनाते हुए ये बात बोलता है उसकी गर्लफ्रेंड को जिन भी लोगों ने मारा है, उन लोगों ने उसको छोटा दिखाने के लिए या उससे कोई बदला लेने के लिए उसकी गर्लफ्रेंड को मारा है। और अगर वो चाहे तो वो वहीं पर रुककर उन लोगों के बारे में पता लगा सकता है जिन लोगों ने उसकी गर्लफ्रेंड को मारा है, मगर इसके बदले में उन लोगों की डील दोबारा से यही रहेगी, अगर उसने उन लोगों के बारे में पता लगा लिया तो वो उसके ऊपर चढ़ा सारा कर्जा माफ कर देगा और वो दोबारा से उसके लिए कभी काम नहीं करेगा। अब मॉस का एटीट्यूड और ज्यादा चढ़ जाता है कि उससे बदला लेने के लिए उसकी गर्लफ्रेंड को मारा गया, तो वो इसके लिए माइक को हाँ कर देता है। दूसरी तरफ वो इंस्पेक्टर जिसने इलीगल गन खरीद ली है, वो अपनी फैमिली के साथ जब ट्रैवल कर रहा हो तो ओवर स्पीड के कारण उसको पुलिस रोक लेती है और जब उसकी चेकिंग करी जाती है तो उसके अंदर वो इलीगल गन मिल जाती है। और अब इस इंस्पेक्टर अपने देश से बाहर फ्लोरिडा में सजा हो जाती है, जिसमें उसे जेल भेज दिया जाता है। दूसरी तरफ आयरिस दोबारा से माइक के पास कॉल कर और वो माइक से ये पता लगाने की कोशिश करती है कि जिस समय गिल की मौत हुई थी क्या उस समय मॉस अपनी गर्लफ्रेंड के साथ था। तो इस चीज के लिए माइक भी हाँ कर देता है कि उस समय मॉस अपनी गर्लफ्रेंड के साथ ही था, क्योंकि मॉस ने गिल को मरवाने का काम किसी और से करवाया, ना कि उसने खुद किया है। इधर डेली अपने साथ लाए एक पेन ड्राइव उसी मोटेल की एक तस्वीर के पीछे छुपा देती है और इस पेन ड्राइव के बारे में डेली माइक को भी नहीं बताती है, क्योंकि असलियत में ये पेन ड्राइव मॉस का है, जिसके अंदर मॉस के सारे काले धंधों काफी सारी इंफॉर्मेशन है। और डेली ये पेन ड्राइव मॉस से खुद को बचाने के लिए ही लाई कि अगर किसी दिन मॉस उसको पकड़ लेता तो वो इससे मॉस को ब्लैकमेल कर सकेगी। इसके बाद माइक जाकर सीधा अपनी सिस्टर पैकी से मिलता है और पैकी उसी हॉस्पिटल में नर्स का काम करती है, जहाँ पर इस समय वो एम्बुलेंस ड्राइवर एडमिट है जिसने डेली के साथ मिलकर उसकी मौत की प्लानिंग करी थी। और अब माइक अपनी सिस्टर पैकी को उस इंसान की कुछ डिटेल निकालने के लिए बोलता है, क्योंकि ये काम वो आराम से कर सकती है। यहाँ आयरिस को उसके बॉस मिलने के लिए उसके कैबिन में बुलाते हैं, क्योंकि अब उसकी बॉस को ये बात पता चल चुकी है कि मॉस के लिए उसका एक्स हस्बैंड माइक भी काम करता है और अब वो लोग आयरिस पर इस केस में भरोसा नहीं कर सकते हैं। तो वो उसी टाइम आयरिस को उस केस से बाहर निकाल देते हैं और वो केस उसी के एक सीनियर ऑफिसर को मिल जाता है। दूसरी तरफ अब मॉस को भी अपनी तिजोरी देखकर ये बात पता चल जाती है कि डेली ने यहाँ से भागने से पहले उसका वो पेन ड्राइव भी चोरी कर लिया है, जिसके अंदर उसके सभी काले धंधों का डाटा है। अब इस बात से माइक और ज्यादा घबरा जाता है, क्योंकि अगर वो पेन ड्राइव किसी के हाथ लग गया तो ये उसके लिए सबसे ज्यादा बुरा होगा। दूसरी तरफ माइक आज अपनी फैमिली के साथ रात का डिनर करने जाता है, जहाँ पर उसकी सिस्टर और उसके डैड भी आए होते हैं और उसके डैड अपनी डॉटर सन के लिए एक गिफ्ट लाए होते हैं, जो एक पुराना सा रेडियो होता है जो उन्होंने एक चोर बाजार से खरीदा है, जो कि एक कॉलोनियल नाम की जगह पर लगती है। अब ये जगह का नाम सुनते ही माइक को याद आता है गिल ने बताया था कि उसका एक ट्रक इसी जगह के पास में खड़ा हुआ है जहाँ पर ये चोर बाजार लगती है, और उसे समझ में आ जाता है कि गिल ने अपना सारा खजाना उसी ट्रक के अंदर रखा होगा। तो माइक सीधा ही उस कॉलोनियल मार्केट तक निकल जाता है, जहाँ पर वो उस ट्रक को ढूंढने की कोशिश करता है, मगर उसे वो ट्रक नहीं मिलता है। तो वहीं पर बैठे एक सिक्योरिटी गार्ड से बात पता लगाने की कोशिश करता है कि उसने कुछ टाइम पहले यहाँ पर एक ट्रक खड़ा कर रहा था, मगर अब वो ट्रक यहाँ नहीं है। तो वो गार्ड उसे समझाता है ये नो पार्किंग एरिया है और अगर इसने यहाँ पर ट्रक खड़ा किया था तो वो ट्रक पुलिस ने टो कर लिया होगा और अब वो ट्रक एक चर्च के पास बने पार्किंग एरिया में शायद होगा, जहाँ पर एक काफी बड़ा पानी से भरा हुआ गड्ढा है। तो अब ये बात सुनते ही माइक को समझ में आ जाता है कि वो ट्रक कहाँ पर है। अब ये बात पता चलते ही माइक डायरेक्ट ही डेली को कॉल कर ये बात बताता है कि शायद उसको सोना मिल गया है। मगर जिस समय माइक डेली को ये बात बता रहा होता उस समय हम देखते हैं कि डेली उस टाइम माइक के डैड सनी के साथ बैठी हुई है। इसका मतलब डेली माइक के डैड सनी से मिली हुई है। पर इसी पॉइंट पर एपिसोड नंबर 2 खत्म हो जाता है। एपिसोड नंबर 3
तो शुरुआत होती है जहाँ पर हमें वो ऑफिसर दिखाया जाता है जिसकी गन माइक ने चोरी कर ली थी, और अपनी गन पाने के लिए इस ऑफिसर ने एक इलीगल गन खरीद ली, जी एक इलीगल वेपन खरीद लिया था। मगर ओवर स्पीड होने के कारण जब पुलिस ने इसको पकड़ा तो इसके पास इलीगल वेपन प्राप्त होने के कारण इसको जेल भेज दिया गया। मगर उसी टाइम उस जेल के अंदर एक आदमी ब्लास्ट कर देता है, जिस कारण से वहाँ से भागने की एक जगह बच जाती है, और मौका देखकर वो शेरिफ भी उस जेल से बचकर वहाँ से भाग जाते हैं। दूसरी तरफ यहाँ पर जब डेली को माइक से पता चल गया कि सोना कहाँ पर है, तो अब डेली सनी को ये बात बताती है कि शायद माइक ने वो सोना ढूंढ लिया, और वो अब सनी से कोई भी मदद नहीं चाहती। असलियत में डेली यहाँ पर इसलिए आई थी क्योंकि डेली को पता था कि उसके डैड इसी जगह पर रहते हैं और वो उससे भी ज्यादा इन चीजों में तेज है, या कह ले कमीने हैं। तो वो जल्दी से सोना निकालने के कारण मदद लेने के लिए माइक के डैड के पास आ गई थी। मगर अब जब डेली को पता चलता है कि माइक ने वो सोना ढूंढ लिया, तो वो उसके डैड की बिना कोई हेल्प लिए वापस आ जाती है। मगर अब माइक के डैड सनी को भी ये बात पता चल गई है कि ये दोनों यहाँ काफी सारा खजाना ढूंढ रहे हैं। मगर अभी भी डेली ने माइक को ये बात नहीं बताई है कि वो उसके डैड के पास जाकर उस सोने के बारे में उनको बता के आ गई है हेल्प लेने के चक्कर में। माइक डेली को ये बात बताता है कि उनको वहाँ से ट्रक निकालने के लिए, जो ट्रक इस समय उस पानी से भरे गड्ढे के अंदर पड़ा हुआ है, उसको वहाँ से निकालने के लिए काफी सारे लोगों की जरूरत पड़ेगी। तो डेली माइक को बताते हैं कि उसको अपने डैड की हेल्प लेनी चाहिए। अब डैड का नाम सुनते माइक डेली को बताता है कि ये गलती वो कभी भी नहीं कर सकता, क्योंकि अगर उसके डैड को इस सोने के बारे में पता चल गया तो उसके डैड अकेले ही वो सारा सोना हड़प लेंगे। मगर माइक को अभी ये बात नहीं पता है कि डेली पहले ही हेल्प लेने के चक्कर में उसके डैड को ये सारी बात बता के आ गई है। इसी के बाद मॉस दोबारा से माइक के पास कॉल करता है और वो उससे पता लगाने की कोशिश करता है कि जहाँ पर डेली की मौत हुई थी उस जगह पर उसको किसी तरह का कंप्यूटर से रिलेटेड कोई आइटम मिली है। असलियत में मॉस भी इनडायरेक्टली माइक से पता लगाना चाहता है कि क्या वो पेन ड्राइव जो डेली वहाँ से लेकर भागी है वो उसके पास है। मगर माइक को वैसी कोई भी चीज नहीं पता होती है, तो वो उसे साफ साफ मना कर देता है कि उसको वहाँ पर ऐसी कोई भी चीज नहीं मिली। दूसरी तरफ अब खजाना पता चलने के बाद माइक के डैड सनी भी उसका पीछा करना शुरू कर देते हैं, और माइक को भी कुछ ही टाइम बाद ये बात समझ में आ जाती है कि उसके डैड उसका पीछा कर रहे हैं। और जब माइक अपने डैड को उसका पीछा करता पकड़ लेता है, तो उसके डैड माइक को साफ साफ बोल देते हैं कि वो भी उसके काम में मदद करेगा। मगर माइक को अपने डैड के ऊपर बिल्कुल भी भरोसा नहीं है और वो इस चीज के लिए बिल्कुल भी एग्री नहीं होता है। इसके बाद माइक अपनी सिस्टर पैकी के हस्बैंड से मिलता है, जो कि कंस्ट्रक्शन का काम करता है, और वो एक इंजीनियर है जिसके पास एक काफी बड़ी टीम है, इसमें कई लोग और एक क्रेन चलाने वाला आदमी भी है जो माइक की वो ट्रक पानी से निकालने में हेल्प कर सकता है। और इसीलिए माइक उस आदमी से मिलता है जो उन लोगों का वो क्रेन चलाता है, और माइक सीधा ही उस आदमी को अपने लिए काम करने के लिए बोलता है, जिसमें वो उसको बोलता है कि 1 घंटे के लिए उसको उसके लिए काम करना है, जिसके बदले वो उसको 1 घंटे के $1000 देगा। और अब 1 घंटे के इतने सारे पैसे सुनकर वो क्रेन ड्राइवर भी हाँ कर देता है। मगर उसे भी माइक ये बात नहीं बताता है कि वो काम क्या करने वाले हैं। अगर उस क्रेन ड्राइवर को पता चल गया कि वो लोग काफी बड़ा खजाना पानी से निकालने वाले हैं, तो शायद वो क्रेन ड्राइवर की भी नीयत खराब हो जाएगी। अब सारी प्लानिंग होने के बाद उसी रात को जब माइक और डेली अपनी कार से उस जगह पर पहुंचते हैं जहाँ पर वो कार इस समय उस बड़े से होल में पानी के अंदर पड़ी है, तो वहाँ पर वो देखते हैं कि माइक के डैड पहले से ही अपने 2 आदमियों के साथ वहाँ पर खड़े हैं, क्योंकि शायद माइक के डैड को पहले ये पता चल चुका था माइक का पीछा करते हुए कि खजाना यहीं पर है। और अब यहाँ पर ये बात भी क्लियर हो जाती है कि अब कुछ भी हो जाए माइक के डैड इस खजाने का हिस्सा जरूर करेंगे, वरना वो इस चीज को होने भी नहीं देंगे। और अब ये खजाना 2 लोगों की बजाय 5 लोगों में बटेगा, जिसमें माइक के डैड के वो 2 लोग भी हैं जो उसके साथ और जो इस ट्रक को बाहर निकालने में उसकी मदद करेंगे। और इसी के बाद सनी के साथ जो वो 2 लोग होते हैं, उन्हीं में से एक आदमी जिसका नाम बज होता है, वो सीधा ही उस पानी के गड्ढे में कूद जाता है, और वो नीचे जाकर देखता है कि वहाँ पर वो ट्रक है जिस ट्रक को निकालने की ये बात कर रहे हैं। और अभी इस बात से 100% क्लियर हो जाता है कि खजाना पानी के अंदर ही है। अभी ये बात क्लियर होने के बाद माइक डेली से ये बात भी क्लियर कर लेता है कि उसके डैड को इस खजाने के बारे में किसी और ने नहीं, डेली नहीं बताया था, जिस कारण से उन दोनों की आपस में थोड़ी सी बहस हो जाती है, क्योंकि माइक ने साफ साफ बोला था कि अगर उसके डैड सनी को ये बात पता चली तो वो इस खजाने को जरूर हड़प लेंगे, और ऐसा ही हुआ। अब वो अपने 2 लोगों के साथ यहाँ पर इस सोने पर अपने हिस्से की डिमांड करने आ गए, और अब उनको देने के अलावा उन लोगों के पास और कोई भी चारा नहीं। अब ये सब मिलकर ये प्लानिंग करना शुरू कर देते हैं कि वो लोग पानी से ये खजाना किस तरह से निकालेंगे, क्योंकि इस जगह की सुरक्षा करने के लिए एक गार्ड है जो हर 15-20 मिनट के अंदर इस जगह का एक चक्कर लगाता है, और उन लोगों को अपना काम करने के लिए उस गार्ड को कम से कम 1 घंटे के लिए इस जगह से दूर रखना होगा, ताकि वो अपना काम कर सके और उस ट्रक को इस पानी से बाहर निकाल सके। और उस गार्ड को भटकाने का काम डेली करेगी, और वो लोग अगली आने वाली रात में इस काम को अंजाम देंगे। लेकिन इसी पॉइंट पर डेली को सनी के डैड माइक के एक आदमी से ये बात पता चल जाती है कि माइक की भी पहले एक शादी हो चुकी है, और उसकी एक एक्स वाइफ है जो कि पुलिस वाली
वाली है। अब ये बात सुनकर डेली काफी ज्यादा शॉक हो जाती है, क्योंकि आज तक माइक ने उसको कभी नहीं बताया उसकी एक एक्स वाइफ है और साथ में वो पुलिस वाली भी है। इससे वो माइक से गुस्सा हो जाती है। दूसरी ओर आयरिस इस केस से निकाले जाने के बाद भी आज उस फ्यूनरल के अंदर पहुंचती है जो कि मॉस ने रखा होता है अपनी गर्लफ्रेंड के मरने के कारण। यहाँ आयरिस को मॉस के एक बॉडीगार्ड से ये बात पता चलती है कि उसकी गर्लफ्रेंड की मौत फ्लोरिडा में हुई है, और उन लोगों ने अपने ये बात उन्हें उनके एक आदमी से पता चली जिसका नाम माइक है, जिसको मॉस ने डेली को वहाँ पर ढूंढने भेजा था। अब माइक की ये बात पता चलते ही आयरिस को साफ साफ क्लियर हो जाता है कि हो ना हो गिल की मौत में माइक का भी कोई ना कोई कनेक्शन जरूर है, क्योंकि गिल की एक प्राइवेट बोट फ्लोरिडा के अंदर है और इस टाइम पर माइक भी वहाँ पर है और मॉस की गर्लफ्रेंड की मौत भी फ्लोरिडा के अंदर ही हुई है। तो आयरिस दोबारा से अपनी बॉस से जाकर मिलती है और वो अपनी ये सारी बातें अपनी बॉस को बताती है। अब पहले तो उसकी बॉस इस चीज से थोड़ा सा शॉक होती है और उसके इस काम से नाखुश होती है, क्योंकि उसको इस केस से निकाल दिया गया था, मगर फिर भी वो इस केस को प्राइवेटली इन्वेस्टिगेट करे जा रही है। बात सुनकर उसकी बॉस को ये भी समझ में आ जाता है कि आयरिस काफी अच्छी तरह से इस गिल के मर्डर के केस को इन्वेस्टिगेट कर रही है। तो अब आयरिस अपनी बॉस से परमिशन मांगती है कि वो फ्लोरिडा जाकर और ज्यादा इन्वेस्टिगेशन करना चाहती है जहाँ पर मॉस की गर्लफ्रेंड का मर्डर हुआ, और परमिशन मिलने के बाद ही आयरिस सीधे फ्लोरिडा के लिए निकल जाती है। इसी के बाद मॉस से मिलने उसकी सिस्टर भी आती है जो इस समय गवर्नर ऑफिस में काम कर रही है, और ये इस समय मॉस की गर्लफ्रेंड के मरने के कारण मॉस से मिलने आई है। मगर इन दोनों की बातों से साफ समझ में आ जाता है कि मॉस की सिस्टर भी मॉस को किसी लायक नहीं समझती, और वो भी जानती है मॉस को ये जो भी मिला है वो सब कुछ उसके डैड के कारण मिला। मॉस की भी सबसे बड़ी प्रॉब्लम यही है कि कोई भी उसको इज्जत नहीं देता है। सबको ऐसा ही लगता है कि उसको जो भी मिला है उसके डैड की वजह से मिला है, और वो उस सब के बिल्कुल भी लायक नहीं। जिस चीज का फायदा माइक भी इस टाइम उठा रहा है, और आज रात होने पर फ्लोरिडा में वो सभी तैयार होकर उस ट्रक को निकालने के लिए चले जाते हैं, जहाँ पर डेली उस सिक्योरिटी गार्ड को चकमा देकर अंदर लेकर चली जाती है, और वो गार्ड को अंदर ही बातों में फंसाकर अपने साथ बिजी रखती है। और यहाँ बाहर माइक और उसके डैड अंदर चैन लेकर पानी के अंदर कूद जाते हैं ताकि वो चैन को ट्रक पर बांध दे और क्रेन की मदद से वो लोग ट्रक को बाहर निकाल ले। और अपने टाइम के हिसाब से वो क्रेन ड्राइवर भी वहाँ पर पहुंच जाता है। क्रेन ड्राइवर को बस की बेवकूफी की वजह से ये बात पता चल जाती है कि ये लोग यहाँ से खजाना निकालने वाले। इसी पॉइंट पर ये एपिसोड नंबर 3 खत्म हो जाता है। नंबर 4 तो शुरुआत होती है जहाँ पर अब उस क्रेन ड्राइवर को भी ये बात पता चल गई है कि ये लोग मिलकर यहाँ से एक खजाना निकालने वाले हैं पानी के अंदर से, और अब उसकी भी नीयत ये बात सुनकर खराब हो जाती है, और अब वो साफ साफ ये मना कर देता है कि वो भी दोबारा से अपनी इस डील के लिए बात करना चाहता है, क्योंकि अब उसको भी लगता है कि 1 घंटे के $100 काफी कम है। पर अब जब बस उस क्रेन ड्राइवर की ये बात सुनता है तो उसको गुस्सा आ जाता है, और वो उसी टाइम अपने गुस्से में ही सीधा उस क्रेन ड्राइवर को मत्थे सर पर गोली मार पानी के अंदर गिरा देता है। और अब जब माइक और सनी दोबारा से पानी से बाहर आते हैं तो उन्हें जब ये बात पता चलती है कि बज ने क्रेन ऑपरेटर को गोली मार दी है, तब उन्हें समझ में आ जाता है कि आज का ये प्लान फेल हो गया, और ये सब की बेवकूफी की वजह से हुआ है, क्योंकि बस एक मेंटली डिस्टर्ब आदमी है। दूसरी तरफ मॉस इस चीज से काफी ज्यादा परेशान होता है कि काफी समय से माइक ने उसके पास नहीं पहुंचाई है कि वो वहाँ पर क्या कर रहा है, और अभी तक उसने उसकी गर्लफ्रेंड को मारने वालों की कितनी जानकारी जुटाई है। तो वो अब इसी कारण से अपने एक आदमी को कॉल कर देता है जो इस समय फ्लोरिडा के अंदर ही होता है, और वो उसे ये काम देता है कि वो ये पता लगाए कि माइक इस समय फ्लोरिडा के अंदर क्या कर रहा है। दूसरी तरफ ऑफिसर एंडी इस बात से काफी ज्यादा सोच में पड़े होते हैं कि उनके पास जो स्केच है उसके अंदर साफ साफ लग रहा है कि ये माइक की फोटो है, मगर सनी इस बात से बिल्कुल भी एग्री नहीं हो रहे हैं कि ये माइक की फोटो है, और पता नहीं वो उससे क्या छुपाने की कोशिश कर रहे हैं। और अभी इसी भड़ास में एंडी को ऐसा लगता है कि सनी उसकी बिल्कुल भी रिस्पेक्ट नहीं करते हैं और वो उसका जरूरत से ज्यादा फायदा उठाते हैं। तो अब वो फैसला कर लेता है कि वो आगे से बिल्कुल भी सनी की बात नहीं मानेगा, और अब वो उनके गलत कामों को बिल्कुल भी नहीं छुपाएगा। अब दूसरी तरफ इन लोगों के पास खजाना बाहर निकालने के लिए कोई भी क्रेन ऑपरेटर तो है नहीं, तो अब वो लोग ये प्लान बनाते हैं कि वो लोग क्रेन को बाहर एयर बैग्स की मदद से निकालेंगे, और वो लोग सोना ट्रक से निकाल कर दोबारा से ट्रक को वापस पानी में फेंक देंगे, और ये काम करने के लिए वो आज रात दोबारा से वहाँ जाएंगे। दूसरी तरफ मॉस का वो आदमी जिसको मॉस ने माइक को यहाँ पर ढूंढने के लिए भेजा होता है, वो सीधा ही उस मोटेल तक पहुँच जाता है जहाँ पर इसमें माइक रह रहा है। वो आदमी मोटेल में पहुँचते ही रिसेप्शन पे ये बात पता करने की कोशिश करता है कि क्या यहाँ पर कोई माइक नाम का आदमी रह रहा है, लेकिन इन दोनों को माइक के पास से इतना ज्यादा पैसा मिल रहा है कि ये दोनों उसको झूठ बोल देते हैं कि माइक कुछ ही टाइम पहले यहाँ से जा चुका है। लेकिन उन दोनों की बातों से ये आदमी साफ समझ जाता है कि ये दोनों उससे ये बात छुपा रहे हैं, और हो ना हो माइक अभी भी यहीं पर है। दूसरी तरफ अब आयरिस भी फ्लोरिडा पहुंच जाती है, और वो यहाँ पहुंचते ही सीधा माइक की फैमिली से मिलने उनके घर पहुंचती, जहाँ पर
उसकी पहली मुलाकात माइक की सिस्टर पैकी से होती है। आयरिस माइक की फर्स्ट वाइफ थी, तो ये पहले से ही एक दूसरे को अच्छी तरह से जानते हैं। पर जब आयरिस माइक की सिस्टर पैकी से माइक के बारे में पता लगाने की कोशिश करती है कि वो इस समय कहाँ पर है, तो पैकी को ये शक होता है कि शायद ये यहाँ पर एक पुलिस वाली बनकर आई है, और अगर उसने उसको ये बात बता दी कि माइक कहाँ पर है तो शायद माइक फंस सकता है। तो वो आयरिस की मदद करने से साफ साफ मना कर देती है और वो उसको माइक के बारे में कुछ भी नहीं बताती है। दूसरी तरफ वो आदमी जो माइक को ढूंढने आया है वो सीधा ही रूम नंबर जाता है जहाँ पर माइक और डेली एक साथ रह रहे होते हैं, और जब वो उस रूम को नॉक करता है तो उस समय रूम के अंदर डेली अकेली होती है और वो ही रूम का डोर ओपन करती है। मगर इस आदमी को डेली के बारे में कुछ नहीं पता होता है, और वो आदमी भी डेली से ये बात पता लगाने की कोशिश करता है कि क्या यहाँ पर कोई माइक नाम का आदमी रहता है, क्योंकि वो उसका दोस्त है। मगर डेली जानती है कि माइक का ऐसा कोई भी दोस्त नहीं है, तो वो उसको साफ साफ मना कर देती है कि वो यहाँ पर सिंगल रहती है, यहाँ पर कोई भी आदमी नहीं है। पर लेकिन वो आदमी एक बहाना मारता है जिसमें वो डेली से उसका वॉशरूम यूज करने की परमिशन मांगता है, और जब वो आदमी रूम के अंदर जाता है तो वो देखता है कि वहाँ पर काफी मेंस का यूज करने वाली आइटम भी पड़ी हुई है, जिसको देखकर वो समझ जाता है कि ये लड़की उससे झूठ बोल रही है और यहाँ पर उसके साथ एक मेल इंसान भी रह रहा है, और ये चीज उसका शक और ज्यादा बढ़ा देती है। दूसरी तरफ पैकी आयरिस के जाने के बाद सीधा ही माइक को कॉल कर ये बात बता देती है कि उसकी एक्स वाइफ यहाँ पर उसको ढूंढते ढूंढते आई थी। मतलब अब माइक को भी पता चल जाता है कि आयरिस फ्लोरिडा के अंदर आ चुकी है। यहाँ आयरिस पैकी से जब कुछ नहीं पता चलता वो सीधा ही उस पोर्ट तक चली जाती है जहाँ पर गिल की वो प्राइवेट बोट खड़ी होती है, और यहाँ जाकर वो जब उस व्यक्ति से मिलती है जो उस पोर्ट की देखभाल करता है, तो उसे पता चलता है कि गिल की बोट को चेक करने के लिए पहले भी यहाँ पर 2 लोग आए और उनमें से एक आदमी ने उससे जबरदस्ती कर उस बोट की चाबी निकलवाई थी, और वो कोई और नहीं माइक ही था। तो जब सीसीटीवी कैमरा में वो आदमी आयरिस को वो सभी सीसीटीवी फुटेज दिखाता है तो आयरिस देखकर दंग रह जाती है। उस समय माइक के साथ डेली भी थी, जिसका इस समय मॉस वहाँ पर मरने का फ्यूनरल कर रहा है, और ये देखते ही आयरिस को समझ में आ जाता है कि डेली अभी भी जिंदा है और ये दोनों यहाँ पर काफी बड़ी प्लानिंग के साथ है। अब जब माइक को ये बात पता चलती है कि उसकी सिस्टर से मिलने आयरिस यहाँ आई थी, तो वो सीधा जाकर अपनी सिस्टर पैकी से मिलता है, जहाँ पैकी उसको सब कुछ सच सच बताती है कि वो किस तरह के उससे सवाल कर रही थी और वो उसके बारे में पता करने की कोशिश कर रही थी। लेकिन साथ में माइक पैकी से ये भी पता लगाता है कि जिस एम्बुलेंस के ड्राइवर के बारे में उसने उसको पता लगाने के लिए बोला था, क्या उसने उसके बारे में पता लगाया। तो पैकी उसे बताती है कि हाँ, वो ड्राइवर इस समय काफी ज्यादा नाजुक स्थिति में और उसका बचना शायद मुश्किल है। लेकिन साथ में पैकी माइक से ये भी पूछती है कि अगर वो इंसान बच जाता है तो उसके साथ क्या होगा। माइक उसे बताता है कि अगर वो बच गया तो शायद वो फंस सकता है और उसको जेल हो सकती है, क्योंकि पुलिस को तो अभी भी ऐसा ही लगता है कि उस रात वहाँ पर गोली चली थी और शायद किसी का मर्डर हुआ था, और अगर वो आदमी होश में आ जाता है तो वो सारी सच्चाई सबको बता देगा, जिस कारण से इन लोगों का खजाने का पूरा प्लान फेल हो सकता है। और अगर पुलिस को इस खजाने के बारे में पता चला तो फिर वो सारा खजाना गवर्नमेंट का हो जाएगा। इस कारण से उस आदमी का जिंदा बचना काफी खतरनाक हो सकता है। अब ये बात करने के बाद जब माइक दोबारा से मोटेल पहुंचता है, इसी कारण से वो आदमी जो माइक को ढूंढने आया होता है वो भी माइक को वहीं पर देख लेता है, और अब वो माइक का पीछा करना शुरू कर देता है। मगर कुछ ही टाइम बाद माइक भी समझ जाता है कि कोई इंसान उसका अपनी कार से लगातार पीछा कर रहा है, तो वो ये बात अपने डैड को बताता है और उस कार का नंबर अपने डैड को बताते हुए ये बोलता है कि वो इस बारे में पता लगाए कि ये किसकी कार है। और अब जब माइक डेली से मिलता है तो उसे डेली से पता चलता है कि ये मॉस का एक आदमी है, जिसे शायद मॉस ने उसको ढूंढने के लिए यहाँ पर भेजा है, और अब उस आदमी ने डेली को भी देख लिया है, और अगर गलती से भी मॉस को ये बात पता चल गई कि डेली अभी भी जिंदा है तो ये चीज काफी ज्यादा खतरनाक होगी। अब ये बात सुनकर माइक के डैड सनी उन दोनों को ये एडवाइस देते हैं कि उन दोनों को यहाँ से दूर चले जाना चाहिए, और वो उन दोनों को वादा करते हैं कि वो खजाना निकालने के बाद उनका हिस्सा उन तक सेफली पहुंचा देंगे। लेकिन माइक को सनी की बातों पर बिल्कुल भी भरोसा नहीं होता है, क्योंकि वो जानता है उसके डैड बिल्कुल भी सच्चे इंसान नहीं है, और अगर वो यहाँ उसके डैड के भरोसे छोड़ के चला गया तो उसके डैड सारा सोना हड़प को खजाने का एक भी हिस्सा नहीं मिलने वाला। मगर इस पॉइंट पर डेली भी इतना ज्यादा घबरा जाती है कि वो भी माइक को समझाने की कोशिश करती है कि उन दोनों को यहाँ से कुछ समय के लिए दूर चले जाना चाहिए और उसके डैड पर भरोसा करना चाहिए। लेकिन माइक इसके लिए बिल्कुल भी राजी नहीं होता, क्योंकि वो अपने डैड पर इस चीज पर एक पैसे का भी भरोसा नहीं कर सकता। तो अब माइक सारी बात ठीक करने के लिए उस आदमी से जाकर खुद ही मिलता है जिसे मॉस ने माइक को ढूंढने भेजा होता है। तो अब माइक उस आदमी को बताता है कि उसको माइक ने यहाँ पर भेजा है उसकी गर्लफ्रेंड के मारने वाले इंसानों को ढूंढने के लिए, और वो यहाँ पर अपना ही काम कर रहा है। और मॉस का नेचर कुछ इस तरीके का है कि वो किसी पर भी भरोसा नहीं करता है, जिस कारण से उसने उसको ढूंढने के लिए यहाँ पर भेज दिया है। और इस बात से वो आदमी भी एग्री होता है, क्योंकि वो भी मॉस को किसी लायक नहीं समझता है, और वो भी यही मानता है कि मॉस केवल अपने डैड के कारण ये सब कर पा रहा है। तो अब माइक उस आदमी को मनाते हुए ये बात बोलता है, और माइक अब उस आदमी को इस बात के लिए भी एग्री कर लेता है कि अगर वो एक दिन के लिए चुप रहे तो वो उसके
तो वो उसको उसके बदले काफी सारा पैसा दे सकता है, जिसके लिए वो आदमी भी मान जाता है। मगर उसी टाइम माइक देखता है कि उसके डैड का एक आदमी उनके पास आ गया है। इसे देखकर माइक सीधा समझ जाता है कि उसके डैड सनी इस आदमी को जान से मारने के लिए अपने आदमी को भेजा है। अब ये देखते ही माइक हुए आदमी को बचाने के लिए उसको एक सामने ही खड़े कंटेनर के अंदर बंद कर देता है ताकि वो उसकी जान बचा सके, क्योंकि माइक नहीं चाहता है कि किसी की जान जाए। और अब माइक अपने डैड के भेजे हुए उस आदमी को रोकने की काफी ज्यादा कोशिश, मगर माइक के डैड का वो आदमी उस आदमी को मार कर ही यहाँ से जाएगा। मगर इससे पहले वो कुछ कर पाता, उस कंटेनर में एक काफी बड़ा ब्लास्ट हो जाता है जिसमें माइक ने मॉस का भेजा हुआ वो आदमी बंद किया था, क्योंकि उस कंटेनर के अंदर गैस को लेकर के कोई समस्या थी। और जब वो आदमी उस कंटेनर के अंदर अपना लाइटर जलाता है तभी उसमें ब्लास्ट हो जाता है। और इसी पॉइंट पर ये एपिसोड नंबर 4 खत्म हो जाता है। एपिसोड नंबर 5। तो एपिसोड नंबर 5 में हम लोगों को पास्ट में ले जाकर दिल्ली को दिखाया जाता है, जहाँ पर इस समय दिल्ली के डैड की मौत हुई है और उनकी मौत एक बिल्डिंग से नीचे गिरने के कारण हुई है, जिसमें कुछ लोगों का मानना है कि उनको धक्का देकर वहाँ से जान से मारा गया है और कुछ का मानना है कि उन्होंने डिप्रेशन में होकर बिल्डिंग से खुद छलांग लगाई है। दिल्ली के डैड के फ्यूनरल होने के बाद उसकी मॉम से दिल्ली को ये बात पता चलती है कि उसके डैड यहाँ के एक गैंगस्टर के लिए गलत काम कर रहे थे, जिस कारण से वो उसके चंगुल में फंस गए और हो ना हो उसके डैड को उसी आदमी ने उस बिल्डिंग से धक्का देकर जान से मारा है। मगर दिल्ली की मॉम दिल्ली को ये बात नहीं बताती कि वो गैंगस्टर कौन है, क्योंकि वो नहीं चाहती कि दिल्ली भी इस चक्कर में पड़े। लेकिन दिल्ली को उसके डैड की एक डायरी से ये बात पता चल जाती है कि वो गैंगस्टर कौन था जिसके लिए वो काम कर रहे थे, और वो गैंगस्टर कोई और नहीं मॉस के डैड होते हैं। और ये वो समय था जिस समय दिल्ली की और मॉस का आपस में कोई भी रिलेशन नहीं था और वो एक दूसरे को जानते तक नहीं। तो अब दिल्ली भी अपने डैड का बदला लेने के लिए नेक्स्ट ही डे अपनी एक गन लेकर उस जगह पहुंचती है जहाँ पर मॉस के डैड रहते हैं। मगर यहाँ जाकर वो देखती है कि यहाँ पर भी किसी का फ्यूनरल चल रहा है। अंदर घुसते ही दिल्ली को ये बात पता चल जाती है कि जिस इंसान को मारने के लिए वो यहाँ आई थी, उस इंसान की मौत उसके डैड के मरने से कुछ समय पहले ही हो गई है। इसका मतलब साफ साफ है कि इस इंसान ने उसके डैड को नहीं मारा। तो वो चुपचाप उस फ्यूनरल से बाहर आ जाती है। मगर बाहर ही दिल्ली की मुलाकात मॉस से हो जाती है, जहाँ उनकी बातों ही बातों में आपस में दोस्ती हो जाती है और वो दोनों कुछ ही टाइम बाद रिलेशन में आ जाते हैं। अब यहाँ प्रेजेंट टाइम में जब मॉस को ये बात पता चलती है, जिस आदमी को उसने माइक को ढूंढने के लिए लगाया था उस आदमी की भी जान जा चुकी है। अब मॉस खुद ही माइक को ढूंढने के लिए फ्लोरिडा पहुंच जाता है। दूसरी तरफ अब आइरिस जाकर सीधा दिल्ली से मिलती है और दिल्ली भी आइरिस को देखते ही पहचान लेती है कि यही माइक की एक्स वाइफ आइरिस है, जो कि एक पुलिस वाली है और वो माइक को ढूंढने यहाँ पर आई है। अब आइरिस दिल्ली को सीधा ही ब्लैकमेल करना शुरू कर देते है कि अगर उसने ये नहीं बताया कि गिल की मौत में उन दोनों का क्या हाथ है तो वो ये बात जाकर मॉस को बता देगी कि वो अभी भी जिंदा है। उसके बाद मॉस उसके साथ क्या करेगा वो अच्छी तरह से जानती है। पर अब ये बात सुनकर दिल्ली आइरिस को इस बात का भरोसा दिलाती है कि उन दोनों का गिल की मौत में कोई हाथ नहीं है, उसको मारने वाला तो मॉस है और मॉस ने भी खुद नहीं उसको मारा है, उसने अपने किसी आदमी से उसको मरवाया होगा। और वो ये पता लगाने की चाहे कितनी भी कोशिश कर ले कि मॉस ने अपने किस आदमी से गिल को मरवाया, वो ये बात का भी नहीं पता लगा पाएगी। पर अगर वो चाहे तो वो उसके लिए कुछ ऐसे सबूत ला सकती है जिससे उसको मॉस के काफी सारे काले धंधों के बारे में पता चल सकता है और वो उसको अरेस्ट कर सकती है। असलियत में दिल्ली खुद को बचाने के लिए आइरिस को वो पेन ड्राइव देने की बात सोच लेती है, जो पेन ड्राइव वो मॉस के पास से चोरी कर लाई थी। अब इस बात के लिए आइरिस भी मान जाती है कि अगर वो उसको ऐसे कोई सबूत लाकर दे दे जिसके बाद वो लोग मॉस के खिलाफ कोई कार्रवाई कर पाए, तो वो उसके जिंदा होने की बात को सीक्रेट ही रखेगी। मगर उसी टाइम जब वो मोटेल के ऑनर माइक के और दिल्ली के उस रूम को क्लीन कर रहे होते हैं, तभी उसके हाथ में वो पेन ड्राइव भी आ जाता है जो दिल्ली ने उस तस्वीर के पीछे छुपा रखा होता है और वो उस पेन ड्राइव को अपने पास रख लेती है। अब दूसरी तरफ मॉस भी माइक को ढूंढता हुआ उस मोटेल तक पहुंच जाता है, जहाँ वो दोबारा से मोटेल के उस ऑनर से माइक के बारे में पता लगाने की कोशिश करता है। मगर दोबारा से वो मोटेल ऑनर माइक को बचाने के लिए और अपने पैसों के लिए उससे भी ये झूठ बोलता है कि यहाँ पर कोई भी माइक नहीं है। अब मॉस उस मोटेल चलाने वाले इंसान के ऊपर एक कैन से काफी ज्यादा हमला करता है, जिस कारण से वो आदमी डरकर मॉस को ये बात बता देता है कि माइक इस समय इसी जगह पर रह रहा है और वो उसको वो रूम नंबर भी बता देता है जिसमें इस समय माइक रह रहा है। दूसरी तरफ माइक की सिस्टर पैकी को जब से माइक से बात पता चली है कि अगर ये एम्बुलेंस ड्राइवर बच गया तो उसको सजा हो सकती है, उसी के बाद उसने अपने भाई को बचाने के लिए ये बात सोच ली है कि अब वो इस एम्बुलेंस ड्राइवर को जिंदा नहीं बचने देगी। अब वो उस एम्बुलेंस ड्राइवर को मौका देख एक पिलो से उसका दम घोट करे अपने हाथों से ही उसे ना चाहते हुए भी जान से मार देती है अपने भाई माइक को बचाने के लिए। और ये करना पैकी के लिए काफी मुश्किल होता है क्योंकि पैकी इस तरह की औरत नहीं
नहीं है, उसने ये सब ना चाहते हुए भी अपने भाई के लिए किया। दूसरी तरफ अब डेली माइक को जाकर ये बात बताती है कि उसकी वाइफ उसके पास आकर मिली थी और उसने उसको ब्लैकमेल करने की कोशिश करी। लेकिन इसी पॉइंट पर हम लोग एक चीज और देखते हैं कि जिस समय माइक और डेलिस एक साथ मिलते हैं और बातें करते हैं तो वो सारी बातें आयरिस भी सुन रही होती है। असलियत में जिस समय आयरिस डेली से मिलने गई थी उस समय उसने चालाकी से डेली के बैग में एक माइक डाल दिया था, जिस कारण से अब वो उन दोनों की बातें अच्छी तरह से सुन पा रही है। अब उन दोनों की बातों से आयरिस को ये बात पता चलती है कि ये दोनों आज ही रात कोई खजाना निकालने वाले हैं। और अब इन बातों से आयरिस को समझ में आ जाता है कि ये मामला जो वो सोच रही है वो नहीं है, ये किसी खजाने का मामला है। मगर इसी के बाद माइक दोबारा से अपनी एक्स आयरिस से जाकर मिलता है और अब आयरिस दोबारा से माइक से ये बात पता लगाने की कोशिश करती है कि वो यहाँ पर क्या कर रहा है। मगर माइक दोबारा से अपनी एक्स वाइफ आयरिस को कुछ भी सच सच नहीं बताता है, जिस कारण से आयरिस को भी अंदर से काफी बुरा लगता है, क्योंकि माइक उससे कई बार ये बात बोल चुका है कि उन लोगों को दोबारा से शादी कर लेनी चाहिए। मगर माइक अभी भी उसको कुछ भी सच नहीं बता रहा है। मगर दूसरी तरफ जब डेली दोबारा से अपने मोटेल रूम पहुंचती है और वो उस पेन ड्राइव को ढूंढने की कोशिश करती है जो पेन ड्राइव के अंदर मॉस के खिलाफ काफी सारे सबूत थे, तो उसको वहाँ पर वो पेन ड्राइव नहीं मिलता है, क्योंकि वो पेन ड्राइव पहले ही मोटेल चलाने वाली उस औरत को मिल चुका है। अगर इसी पॉइंट पर हमें दोबारा से पास्ट में ले जाकर वो समय दिखाया जाता है जिस समय डेली और मॉस एक साथ रिलेशन में आ गए थे और ऐसी ही एक रात एंजॉय करते हुए डेली को ये बात पता चलती है कि मॉस उस होटल तक गया था जहाँ से उसके डैड को धक्का देकर जान से मारा गया था। अब ये बात सुनते ही वो समझ जाती है कि उसके डैड को मारने वाला आदमी मॉस का डैड नहीं, उसको मारने वाला आदमी मॉस खुद था। इसको मारने का काम उसके डैड ने उसको दिया था। मतलब डेली आज तक जिस इंसान के साथ रिलेशन बनाकर रह रही है उसी ने उसके डैड को मारा है। अब इस बात से डेली काफी ज्यादा दुखी होती है और वो माइक पर सोते समय गोली मारने की कोशिश भी करती है, मगर वो ये काम नहीं कर पाती है। तो वो उसी रात वहाँ पर रखे सभी पैसे लेकर और सेफ में रखी वो पेन ड्राइव लेकर सीधा फ्लोरिडा भागकर आ जाती है। अब प्रेजेंट टाइम में जिस समय डेली अपने रूम में आती है उसी समय पीछे से मॉस भी आकर डेली को रंगे हाथों पकड़ लेता है और इसी पॉइंट पर एपिसोड नंबर 5 खत्म हो जाता है। एपिसोड नंबर 6। तो एपिसोड नंबर 6 शुरू होता है जहाँ पर हम लोग देखते हैं कि मॉस सीधा ही माइक को ढूंढता वो फ्लोरिडा पहुंच जाता है और जब वो उस मोटेल तक जहाँ पर माइक रह रहा होता है तो उसको वहाँ पर डेली मिल जाती है। और अभी तक मॉस को ऐसा लग रहा था कि उसकी गर्लफ्रेंड डेली मर चुकी है, मगर यहाँ पर वो डेली को रंगे हाथों पकड़ लेता है और अब वो डेली से इस चीज के लिए काफी ज्यादा गुस्सा होता है और वो डेली को ये बात कंफर्म कर देता है कि वो अब उसको जिंदा नहीं छोड़ेगा, क्योंकि डेली और माइक ने मिलकर उसको इतना ज्यादा बेवकूफ बनाया और उसकी फीलिंग्स के साथ खेला। पर दूसरी तरफ जैसे ही माइक को उन होटल के ओनर से ये बात पता चलती है कि यहाँ पर एक खतरनाक आदमी उसको ढूंढता हुआ यहाँ आया है और वो इस समय डेली के साथ रूम के अंदर है, तो माइक भी समझ जाता है कि वो कोई और नहीं मॉस ही है और वो सीधा ही भागता हुआ उस मोटेल तक पहुंच जाता है जहाँ इस समय डेली मॉस के साथ उस रूम के अंदर है। अब यहाँ पहुंचते ही माइक उन होटल ओनर को ये बात बोलता है कि उनको जल्दी से पुलिस को कॉल कर यहाँ बुलाना चाहिए, लेकिन वो ओनर ऐसे करने से मना कर देते हैं और अब वो अपनी सच्चाई बताते हैं। असलियत में ये दोनों यहाँ पर पहले काम किया करते थे और इस मोटेल को चलाने वाला असली इंसान जिसकी मौत हो गई उसके बाद इन दोनों ने इस मोटेल पर कब्जा कर लिया और अभी तक ये दोनों इलीगली इस मोटेल को चला रहे हैं और अगर यहाँ पर पुलिस आई तो इन दोनों की सच्चाई सबके सामने आ जाएगी और ये मोटेल उनसे छीन लिया जाएगा। तो इस कारण से वो दोनों पुलिस को कॉल नहीं कर सकते। तो अब ये बात सुनकर माइक भी इन दोनों को बचाने के लिए ये करने से मना कर देता है, तो वो खुद ही गन लेकर उस रूम की ओर निकल जाता है जिस रूम के अंदर इस समय मॉस डेली के साथ है। और यहाँ रूम के अंदर अब डेली मॉस को ये सच्चाई भी बता देती है कि उसको पता है कि उसको डैड को किसी और ने नहीं उसी ने मारा है और उसने भी उसको एक बार जान से मारने की कोशिश करी थी, मगर उसने उसको जिंदा छोड़ दिया, तो वो उसको जान से नहीं मार पाई। मगर अब ये बात सुनकर मॉस डेली को ये बात समझाता है कि जिसने उसके डैड को मारा था उस समय वो दोनों रिलेशन में नहीं थे और वो नहीं जानता था कि वो उसके डैड हैं। और इस बात से डेली भी एग्री करती है क्योंकि उस समय सही में मॉस को ये बात नहीं पता थी कि वो उसके डैड हैं और वो दोनों रिलेशन में भी नहीं थे और शायद इसी कारण से डेली उस समय मॉस को नहीं मार पाई। मगर इन दोनों की इन बातों से मॉस काफी ज्यादा दोबारा से डेली को लेकर सॉफ्ट हो जाता है और वो अपनी गन नीचे कर लेता है। दूसरी तरफ माइक जैसे उस रूम का डोर तोड़कर अंदर घुसने ही वाला होता है, तभी वहाँ पर पीछे से माइक की एक्स वाइफ आयरिस आकर माइक को पकड़ लेती है और वो उसको जल्दी से अपने साथ अपनी कार तक लेकर जाती है, जहाँ वो माइक को अब मॉस की और डेली की अंदर होती हुई बातें सुनाती है कि आयरिस ने पहले ही डेरी बैग में एक माइक डाल दिया था जिससे वो उसकी सारी बातें सुन पा रही है। और अब उन दोनों की बातें जब माइक सुनता है तो वो हैरान रह जाता है क्योंकि डेली अब मॉस को ये बात बताती है कि वो माइक का केवल फायदा उठा रही है वो खजाना ढूंढने के लिए। और इस समय
समय केवल माइक को ये बात पता है कि वो खजाना कहाँ पर है, और अगर उसने माइक को जान से मार दिया तो उन लोगों को खजाना कभी भी नहीं मिलेगा। तो वो चाहती है कि वो आज रात केवल खजाना निकलने तक माइक को जान से ना मारे, और जैसे ही खजाना निकल जाता है वो जो चाहे वो माइक के साथ कर सकता है। मतलब अब माइक मॉस के साथ मिल गई है और उसने माइक के साथ गद्दारी कर दी। अब इस बात से मॉस भी एग्री हो जाता है, लेकिन माइक को अभी भी ये शक होता है कि शायद डेली अपनी जान बचाने के लिए माइक से ये सब कह रही है, और इस समय कोई भी होता शायद वो यही करता। लेकिन आयरिस अभी भी ये देखकर चौंक जाती है कि इतना सुनने के बाद भी माइक उस डेली के ऊपर भरोसा कर रहा है। पर अब माइक आयरिस को ये बात भी समझाता है कि वो किसी भी तरह से मॉस की ये सच्चाई उसको रिकॉर्ड करके देगा कि उसी ने गिल को अपने लोगों से मरवाया है। मगर साथ में वो ये भी चाहता है कि वो उसको वो सोना निकालने तक का टाइम जरूर दे, जिसके बदले वो उसका सरकारी गवाह बनने के लिए तैयार है। और वो किसी भी तरह से माइक का, और वो किसी तरह से माइक, और वो किसी भी तरह से माइक, और वो किसी भी तरह से मॉस की वो कन्फेशन उसके पास रिकॉर्ड कर कर ले आएगा, जिसमें ये साबित हो सके कि गिल की मॉस ने गिल को अपने आदमियों से मरवाया है। अब इस चीज के लिए आयरिस भी मान जाती है। इसी के बाद माइक सीधा ही एक ऑडियो रिकॉर्डर खरीद लेता है और वो तुरंत ही डेली को फोन कर लंच करने के लिए अपने डैड के रेस्टोरेंट बुलाता है। मगर अब मॉस और डेली को ये बात नहीं पता है कि माइक जानता है कि वो दोनों एक साथ हैं, और माइक भी रेस्टोरेंट पहुंचकर अपने डैड को सारी सच्चाई बता देता है कि यहाँ पर इस समय कौन कौन आने वाला है। तो कुछ ही टाइम बाद डेली मॉस के साथ उस रेस्टोरेंट तक पहुंच जाती है, जहाँ मॉस ये देखकर काफी ज्यादा शॉक रह जाता है कि माइक उसको देखकर बिल्कुल भी चौंका नहीं, क्योंकि माइक पहले से ही जानता था कि मॉस उसके साथ है। लेकिन ये चीज देखकर डेली को समझ में आ जाता है कि उसको शायद ये बात पहले पता चल गई थी कि मॉस उसके साथ है। और जब वो बाथरूम में जा अपने बैग को चेक करती है तो उसमें उसको वो माइक मिल जाता है जो आयरिस ने उसके बैग में छिपाया, और वो समझ जाती है कि उसकी सारी बातें माइक को अब पता है कि वो उसके साथ मिल चुकी है। पर अब मॉस भी माइक के ऊपर बिल्कुल भी गुस्सा नहीं करता है, क्योंकि उसके अंदर भी है उस खजाने को लेकर लालच, और वो जानता है कि माइक ही वो आदमी है जो उस खजाने के बारे में जानता है, तो वो उसको अभी जान से नहीं मार सकता। तो अब ये तीनों मिलकर यहाँ पर इस बारे में बात करना शुरू कर देते हैं कि वो लोग अब मिलकर वो खजाना निकालेंगे और आपस में बांट लेंगे। पर उसी टाइम उस रेस्टोरेंट के अंदर की सिस्टर का हस्बैंड आ जाता है, और उसका यहाँ आने का कारण ये होता है कि आज रात होने वाले डिनर में वो माइक को और उसके डैड को इनवाइट करने आया होता। पर जब वो ये सारी बातें कर रहा हो तो मॉस भी ये सारी बातें सुनकर समझ जाता है कि ये रेस्टोरेंट चलाने वाला आदमी और कोई नहीं, उसके डैड है, माइक के डैड है, और माइक की पूरी फैमिली भी यहीं पर रहती। अब ये मॉस के लिए एक जैकपॉट होता है, क्योंकि वो अब माइक उसकी फैमिली का डर दिखाकर भी ब्लैकमेल कर सकता है, और साथ में मॉस खुद को भी आज रात होने वाले डिनर में इनवाइट कर लेता है, जिसके लिए माइक की सिस्टर का वो हस्बैंड मॉस को भी आज रात होने वाले डिनर में इनवाइट कर लेता है। पर अब इस सब से माइक के डैड सनी काफी ज्यादा गुस्सा होते हैं, क्योंकि अब उनको साफ पता है कि मॉस को उसकी बेटी पैकी का भी पता चल चुका है, और ये काफी खतरनाक। तो वो सीधा ही माइक को बोल देते हैं कि वो अब इस मॉस को जिंदा नहीं रहने देंगे, और वो अपनी बेटी को बचाने के लिए इस मॉस को जान से मार देंगे। जिसके लिए माइक के डैड सनी ये प्लान बनाते हैं कि वो जिस समय खजाना निकालने के लिए उस जगह पर जाएंगे तो वो किसी भी तरह से मॉस को गिल की उस बोट तक ले आए, जहाँ पर उनका एक आदमी पहले से मौजूद होगा, और वो मॉस को वहाँ पर देखते ही सीधा गोली मार देगा, जिसके लिए माइक भी रेडी हो जाता है। पर अब रात हो जाती है, और रात होते ही माइक की सिस्टर पैकी के घर डिनर के लिए पहुंच जाते हैं, जहाँ पर मॉस भी इस डिनर में पहुंचता है। अब इस जगह पर मौजूद सभी लोगों को सब कुछ पता है कि यहाँ पर क्या चल रहा है, और ये सभी अपने किसी न किसी मकसद के लिए एक साथ हैं। एक लौता इंसान पैकी का हस्बैंड जो इस सबसे बेखबर है, और उसको अभी भी लग रहा है कि एक नॉर्मल डिनर है। अब डिनर शुरू होने से पहले ही डेली मौका देखकर माइक के पास आती है, और वो उसे बोलती है कि अब उनका आगे का क्या प्लान है। मगर अब अपने आगे के प्लान के लिए माइक डेली को कुछ भी नहीं बताता है, क्योंकि वो अब उसके ऊपर बिल्कुल भी भरोसा नहीं करता है। पर डेली माइक को ये समझाने की कोशिश करती है उसने जो भी किया वो उन दोनों को बचाने के लिए किया, क्योंकि अगर वो ऐसा नहीं करती तो माइक उसे डायरेक्ट गोली मार देता। मतलब डेली अभी भी माइक को ये जताना चाहती है कि वो उसी के साथ लॉयल है, मगर माइक अब डेली के ऊपर बिल्कुल भी भरोसा नहीं करता है। दूसरी तरफ एंडी ऑफिसर को अब ये पता चलता है कि जो आदमी उस टॉयलेट के अंदर ब्लास्ट होकर मरा है वो आदमी वही है जिस कार के नंबर का प्लेट सनी ने उनको दिया था, ये पता लगाने के लिए कि ये कार किसकी है। और अब ये दोनों आदमी सेम होने के कारण एंडी को सनी के ऊपर पूरी तरह से यकीन हो जाता है। करते समय पैकी काफी ज्यादा डिप्रेस हो जाती है, क्योंकि आज उसने अपने भाई के लिए एक आदमी की जान ली है, और ये सारे लोग जो उसके आगे बैठे हैं कहीं ना कहीं ये सभी उस चीज के लिए जिम्मेदार हैं। लेकिन ये सब यहाँ पर
ऐसे रिएक्ट कर रहे हैं जैसे ये एक दूसरे के काफी अच्छे दोस्त हैं। अब इसी चीज से काफी ज्यादा डिप्रेस होकर एकदम से पैकी काफी ज्यादा गुस्सा हो जाती है और वो सबके सामने सब कुछ सच सच बोलना शुरू कर देती है कि यहाँ पर ये सभी बैठे हुए लोग इतना ज्यादा रिलैक्स कैसे हो सकते हैं, क्योंकि ये सभी एक दूसरे को और ये सभी किसी न किसी गलत काम के लिए यहाँ पर आए हैं और साथ में इन लोगों के चक्कर में पड़कर अपने भाई के कारण उसने आज एक बंदे की जान भी ले ली है। और साथ में पैकी अब इतना ज्यादा ओपन हो जाती है कि वो अपने हस्बैंड को एक बात बताती है जिसमें वो बोलती है कि उसने अभी कुछ ही टाइम पहले एक आदमी के साथ सेक्स किया था। अब ये बात सुनकर पैकी का हस्बैंड काफी ज्यादा हैरान रह जाता है। मतलब अब पैकी ने अपने अंदर की सारी सच्चाई तो बता दी है, मगर शायद उसका रिलेशन अब पूरी तरह से खत्म हो जाएगा। अब डिनर खत्म होने के बाद ये सब अपनी प्लानिंग के हिसाब खजाना निकालने के लिए निकलने लगते हैं, जहाँ प्लानिंग के हिसाब से माइक को मॉस को उस जगह पर ले जाना है जहाँ पर इस समय सनी का एक आदमी उसको मारने के लिए वेट कर रहा है। और मॉस को मारने के लिए वो दो लोग जो सनी ने वहाँ पर भेजे होते हैं, जब वो लोग उस पोर्ट पर पहुंच जहाँ पर गिल की बोट खड़ी होती है, तो सीसीटीवी में वो आदमी जो उन बोट्स की देखभाल करता है वो उन दोनों को देख लेता है और वो उन्हें देखते ही सीधा ही कॉल मिला देता है आयरिस को, ये बताने के लिए कि यहाँ पर दो लोग आए हैं उस बोट के पास है, उस गिल की बोट के पास दो लोग आए हैं। क्योंकि आयरिस ने यहाँ से जाने से पहले उस आदमी को ये बात बोली थी कि अगर गिल की बोट के पास कोई भी आता है तो वो ये बात सबसे पहले उसे फोन कर कर बताएगा। तो अब आयरिस को ये बात पता चलते वो भी सीधा उस पोर्ट तक पहुंच जाती है यहाँ उस खजाने को निकालने के लिए। उस और बढ़ते हैं तो बीच में ही माइक को पुलिस रोक लेती है और उसके पास जब एक इलीगल वेपन मिलता है तो वो उसी टाइम उसको गिरफ्तार कर लेते हैं और पुलिस वालों से उन्हें पता चलता है, पुलिस वाले से माइक को पता चलता है कि उन लोगों को एक टिप मिली थी जिस कारण से उन लोगों ने उसका पीछा किया। और अब ये बात सुनते एक समझ जाता है कि उसके डैड सनी ने उन पुलिस वालों को टिप दी थी कि उसके पास एक इलीगल वेपन है और ये उसके डैड की ही चाल थी उसको रास्ते से हटाने के लिए। दूसरी तरफ आयरिस जब उस पोर्ट तक पहुंचती है तो वो लोग जो मॉस को मारने आए होते हैं वो आयरिस के ऊपर ही गोली चलाना शुरू कर देते हैं, क्योंकि उन लोगों को बताया गया था कि मॉस के साथ वहाँ पर एक लड़की भी आएगी। उन लोगों को लगता है कि वो लड़की वही है और इस गोलीबारी में आयरिस सनी के उस एक आदमी को गोली मारकर मार देती है और दूसरा आदमी अपनी जान बचाकर वहाँ से भाग जाता है। मगर इसी गोलीबारी में आयरिस के कंधे पर भी एक गोली लगती है। और दूसरी तरफ अब माइक के फंसने के बाद आयरिस, डेली और सनी अभी भी उस खजाने को निकालने के लिए उसकी ओर बढ़ते जा रहे हैं, पर माइक अब इसके हाथों पकड़ा गया है और वो लोग उसको अब सीधा जेल लेकर जा रहे हैं। एपिसोड नंबर 7 एपिसोड नंबर शुरू होता है जहाँ पर हम देखते हैं कि आयरिस के कंधे पर एक गोली लगी हुई है और वो बुरी हाल में उसी पोर्ट पर पड़ी है। मगर वो पोर्ट संभालने वाला लड़का जल्दी से वहाँ पर पहुंचकर आयरिस को संभालता है और वो जल्दी से आयरिस का फोन उठाकर उसमें मिलने वाले कॉन्टेक्ट नंबर पर कॉल कर देता है और वो कॉन्टेक्ट नंबर किसी और का नहीं माइक का होता है, जिस पर वो कॉल कर ये मैसेज छोड़ देता है कि आयरिस के कंधे पर गोली लगी है और वो उसको लेकर हॉस्पिटल जा रहा है। दूसरी तरफ माइक को लेकर पुलिस वाले सीधा ही जेल पहुंच जाते हैं जहां वो उसको सीधा ही जेल के अंदर बंद कर देते हैं। मगर कुछ ही देर बाद माइक देखता है कि उसके डैड को भी वही पुलिस वाले पकड़ कर लेकर आ गए हैं और अब इन दोनों की बातों से ये बात पता चलती है कि सनी ने ही माइक रास्ते से हटाने के लिए पुलिस वालों को उसकी टिप दी थी। मगर सनी का कहना ये है कि वो मॉस को अकेला ही मारना चाहता था और वो नहीं चाहता था कि उसकी मौत में माइक का भी नाम आए, जिस कारण से उसने उसको पहले ही रास्ते से हटा दिया। लेकिन सनी को पकड़ाने वाला और कोई नहीं एंडी है और ऑफिसर एंडी ने ही सनी को पकड़ने के लिए इन लोगों को बोला था, क्योंकि अब एंडी के पास काफी सबूत है जिनसे वो सनी को सजा दिलवा सकता है। पर अब माइक और सनी को दोनों को समझ में आ जाता है कि अगर वो दोनों यहाँ पर आ गए हैं तो अब माइक उस पोर्ट तक बिल्कुल भी नहीं जाएगा जहाँ पर उनके आदमी मॉस को मारने का वेट कर रहे हैं। कुछ ही टाइम बाद माइक जमानत हो जाती है और वो जैसे ही उस पुलिस स्टेशन से बाहर आता है तो वो तुरंत ही अपना फोन चेक करता है जिसमें उस आयरिस का मिलता है, जिसमें उसे पता चलता है कि आयरिस के कंधे पर गोली लगी है और वो इस समय हॉस्पिटल में सीरियस है। तो माइक तुरंत ही ये बात सुनकर हॉस्पिटल के लिए निकलने लगता है, मगर मॉस आ जाता है और वो माइक पर गन तानता हुआ उसे ये बात बताता है कि उसकी जमानत उसी ने कराई है ताकि वो जल्दी से वो खजाना निकाल कर उसे दे सके। और अब डेली भी ये बात समझ जाती है कि डैड ने उन दोनों को मारने के लिए उस पोर्ट पर लोग रखे हुए थे। अब माइक को जबरदस्ती उस जगह तक ले जाता है जहाँ पर से उन लोगों को खजाना निकालना है और वो माइक को उसी की गन पॉइंट जबरदस्ती करते हुए सबका काम अकेले करवाकर पानी से एयर बैग की मदद से वो ट्रक ऊपर निकलवा लेता है। और अब जब सोना ऊपर आता है तो ये तीनों ही काफी ज्यादा खुश होते हैं। और अब जब सोने से भरा हुआ वो ट्रक ऊपर आता है तो ये तीनों ही काफी खुश होते हैं। पर जब माइक ट्रक का डोर ओपन करता है तो वो सभी दंग रह जाते हैं, क्योंकि उस ट्रक के अंदर कुछ भी नहीं होता है, वो एकदम खाली ट्रक होता है। और अब इस चीज से एकदम गुस्सा होकर मॉस दोबारा से माइक को मारने के लिए उस पर गन पॉइंट कर देता है, क्योंकि अब उन लोगों को पूरा भरोसा हो जाता है कि गिल ने ये एक मनगढ़ंत कहानी बनाई खुद को बचाने के लिए कि उसके ट्रक के अंदर वो सोना है। मगर माइक अपने आप को बचाने के लिए मॉस से फाइट करना
शुरू कर देता है और उन दोनों की काफी ज्यादा फाइट होती है। लेकिन इस फाइट में एंड में मॉस ही माइक के ऊपर काफी भारी पड़ता है और वो एंड में माइक को गोली मारने ही वाला होता है कि पीछे से डेली मॉस के ऊपर गोली चलाकर उसे जान से मार देती है। और अब जाकर ये बात माइक को भी समझ में आ जाता है कि डेली पूरी तरह से उसी के साथ लॉयल है और उसने अभी तक जो भी कुछ किया उन दोनों को बचाने के लिए ही किया। पर इसी टाइम वहाँ पर वो ऑफिसर भी पहुंच जाता है जिसकी गन माइक ने एयरपोर्ट से चोरी करी थी और अभी तक उसने ना जाने क्या क्या अपनी गन को पाने के लिए कर लिया और इस देश में तो वो एक क्रिमिनल तक बन चुका है। तो अब वो यहाँ आते ही डेली के हाथ में वो अपनी गन देखता है और वो चुप और वो पूरी इज्जत के साथ अपनी गन वापस लेने की कोशिश करता है और माइक भी ये बात डेली को समझाते हैं कि ये गन उन्हीं की है। अब उसकी वो गन उसको वापस दे देते हैं। पर जाने से पहले वो पुलिस ऑफिसर माइक का साथ देता है मॉस की उस बॉडी को दोबारा से उसी ट्रक में डालने के लिए, क्योंकि ये लोग माइक की बॉडी को दोबारा से उसी ट्रक में डालकर वापस उस ट्रक को पानी में डाल देते हैं। और अब वो ऑफिसर माइक और डेली से कुछ पैसा लेकर दोबारा से वापस अपने देश के लिए निकल जाता है। अब सब कुछ खत्म होने के बाद, क्योंकि इन लोगों को कोई भी सोना नहीं मिला और साथ में अब डेली के हाथों से मॉस का मर्डर भी हो गया है, मतलब उसने अपने डैड का भी बदला ले लिया है, माइक की भी जान बचाई। तो वो वहाँ से जाने लगती है और वो जाते टाइम माइक को भी अपने साथ चलने के लिए बोलती है। पर अब माइक काफी ज्यादा कंफ्यूज होता है क्योंकि उसकी एक एक्स वाइफ है जो उसको ढूंढते ढूंढते और इस केस से बचाने के लिए फ्लोरिडा तक आ गई है और उसी की गलती के कारण उसके कंधे पर समय गोली लगी है और वो हॉस्पिटल में है। और एक तरफ डेली है जिसने ये बात 100% प्रूफ कर दी है कि वो उसके साथ लॉयल है, जिसमें उसने उसकी जान बचाने के लिए मॉस को भी गोली मार दी। पर इसी पॉइंट पर सीन शिफ्ट हो जाता है और हम नेक्स्ट सीन में देखते हैं माइक अपनी एक्स वाइफ के पास बैठा हुआ और अब उसकी एक्स वाइफ आयरिस की भी हालत काफी ठीक है और वो आयरिस के होश में आते ही उसको सीधा ही वो रिकॉर्डर दे देता है जिसमें उसने अब मॉस से ये रिकॉर्डिंग ले ली है कि गिल को मरवाने की उसी का हाथ था। पर अब माइक आयरिस को ये बात भी समझा देता है कि शायद वो जिंदगी में दोबारा से कभी मॉस को गिरफ्तार नहीं कर पाएगी। इस बात से आयरिस भी समझ जाती है कि शायद अब वो जिंदा नहीं बचा है। अब इसी के बाद स्टोरी 3 वीक आगे पहुंच जाती है जहां अब वायरिस दोबारा से फ्लोरिडा से वापस अपने देश आ जाती है और अब उसने अपनी पुरानी पुलिस की नौकरी भी छोड़ दी है। मगर उसी के बाद उसको गवर्नर ऑफिस में सिक्योरिटी का काम मिल जाता है जो उसके पहले काम से भी ज्यादा बड़ा काम होता है। उसकी ये बहादुरी देखते हुए दूसरी तरफ माइक अभी भी फ्लोरिडा के अंदर है और अब वो अपने डैड के जेल में होने के कारण उनका वो रेस्टोरेंट चला रहा है उनके बाहर आने पर। और दूसरी तरफ अब माइक की सिस्टर पैकी और उसके हस्बैंड का रिलेशन टूट चुका है। पर पैकी को अभी भी उम्मीद है कि उसका हस्बैंड दोबारा से उनके रिलेशन को जोड़ने के लिए वापस आगे हाथ जरूर बढ़ाएगा। और साथ में अब उस मोटेल को चलाने वाले जिसमें माइक रह रहा है वहाँ पर एक औरत आती है और असलियत में ये औरत इस मोटेल को चलाने वाले असली इंसान की रिश्तेदार होती है जो आते ही उन लोगों ये मोटेल वापस ले लेती है। पर अब डेली जैसा उसने सोचा था उसी तरह से वो ये सब छोड़कर फ्लोरिडा से कहीं दूर जा चुकी है और उसके बारे में माइक को भी नहीं पता है कि वो कहाँ गई है। पर ऐसे ही एक नॉर्मल दिन माइक इस समय टीवी देख रहा होता है। उस समय वो न्यूज में देखता है कि उसके डैड का वो आदमी जिसका नाम बस था उस पर मगरमच्छ अटैक करने के कारण उसकी मौत हो गई। और जिस समय उसकी मौत हुई है उस समय उसने काफी महंगे बूट्स पहन रखे थे। और अब ये बूट्स देखते ही माइक को बस की एक पुरानी बात याद आती है जिस समय बस ने उन लोगों को ये बात बताई कि जैसे ही उसको ये खजाना मिल जाएगा वो सबसे पहले ये वाले महंगे बूट्स लेगा अपने लिए। अब ये देखते ही माइक को सारी बात समझ में आ जाती है और वो अगले ही दिन अपने डैड के पास जेल में जाकर मिलता है जहाँ वो अपने डैड से सीधा ये सवाल करता है कि उसका वो खजाना कहाँ है। और असलियत अब सबके सामने आती है क्योंकि माइक के डैड सनी ने उन सबको बिना बताए ही अपने लोगों के साथ मिलकर वहाँ से पहले ही खजाना निकाल लिया और उन्होंने खजाना निकालने के बाद वो ट्रक दोबारा से पानी के अंदर डुबा दिया था और इसी कारण से बस ने वो जूते खरीद लिए थे। और अब सनी भी ये बात कंफर्म कर लेते हैं कि उन्होंने ही पहले ही वो सारा खजाना उस ट्रक से निकाल लिया था। लेकिन सनी अभी भी अपने बेटे माइक वो खजाना कहाँ है ये बात नहीं बताते हैं। और अब माइक को भी उस खजाने से कोई खास फर्क नहीं पड़ता है तो वो दोबारा से अपने डैड को दोबारा से वापस आ जाता है। पर अब दोबारा से माइक दिल्ली की लोकेशन ट्रैक करने की कोशिश करता है और जब उसको लोकेशन का पता चलता है तो वो सीधा ही एक बोट की मदद से एक नदी के अंदर पहुंच जाता है जहाँ पर वो देखता है कि दूर एक बोट खड़ी हुई है और लोकेशन के हिसाब से दिल्ली को इसी बोट के अंदर होना चाहिए। और जब वो बोट के अंदर घुसता है तो उसको वहाँ दिल्ली नहीं मिलती और उसको फ्लोर पर पड़ा हुआ एक सोने का सिक्का मिलता है। और अब जब उस बोट को अच्छी तरह से चेक कर तो वो एक ड्रॉर खोल देता है। वो उसकी आंखें फटी की फटी रह जाती क्योंकि उस ड्रॉर के अंदर ही वो सारा खजाना होता है जिसके अंदर हजारों सोने के सिक्के पड़े होते हैं। और उसी टाइम वहाँ पर दिल्ली भी आ जाती है और अब दिल्ली की बातों से पता चलता है कि अभी तक दिल्ली माइक के आने का ही इंतजार कर रही थी इस खजाने के साथ। और अब माइक उस खजाने के साथ साथ दिल्ली भी मिल गई है और इसी पॉइंट पर ये वेब सीरीज खत्म हो जाती है।